मुझे सबसे बेकार एफ रैंक एबिलिटी वाटर ड्रॉप मिलती है, जो सिर्फ स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के होंठ गीले करने के काम आती है। मेरे क्लासमेट्स सब मुझ पर हंसते हैं और मुझे बेकार कहते हैं। तो जब लड़ाई की बात आती है, वो मुझे आगे धकेल देते हैं जैसे मैं कोई शिकार हूँ बिना सोचे समझे। लेकिन एक सेकंड बाद जिसे शिकार बनाया गया था वो सब कुछ चीरने लगता है। ये सब इसलिए क्योंकि मैंने सब्लिमेशन सिस्टम जगाया है। सबसे बेकार वाटर ड्रॉप एबिलिटी को एसएसएस रैंक से भी ऊपर की ताकत में बदलकर समुद्र देवता का गुस्सा। एक तेज हवा में एक घुटन भरा बोझ लेकर आती है, जो एक छोड़ी हुई स्टील फैक्ट्री की टूटी हुई दीवारों से गुजरती है। एक तेज धक्के से मैं लड़खड़ा जाता हूँ। मेरे पैरों के नीचे कंकड़ एक तेज आवाज के साथ फिसल जाते हैं। मैं अपना संतुलन बनाता हूँ और अपनी यूनिफॉर्म के फीके सफेद कफ्स झाड़ता हूँ। मेरी आंखें फैक्ट्री के आगे के घने अंधेरे दरवाजे पर घूमती हैं। अंदर से कुछ गुर्रा रहा है। गहरी गरजने वाली आवाजें एक साथ कम से कम 12 हैं। सबसे कम रैंक वाले एबिलिटी यूजर्स को अपनी जगह पता होनी चाहिए, शिकार के रूप में। लेटन की धीमी आवाज मेरे पीछे से आती है। एवन मोर में लिन फैमिली का यंग मास्टर एक डंडा घुमा रहा है जो ऊपर से नीचे तक पूरा लाल चमक रहा है। उसकी ऊपर की नाचती हुई आग उसके होंठ के कोने पर बनी ठंडी मुस्कुराहट को रोशन कर रही है। एक टियर 2 फायर एलिमेंट स्टाफ, सबसे अच्छा क्वालिटी का। वो डंडा अकेला ही एक मामूली परिवार की 3 पीढ़ियों को खिला सकता है। पाथफाइंडर यूनिट अपनी जगह पर है। लेटन का एक चमचा चिल्लाता है, ध्यान दो डरपोकों, सबसे कमजोर लोग यहाँ खत्म होते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स जो कॉम्बैट असेसमेंट दे रहे हैं सेफ्टी लाइन के पीछे खड़े हैं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। कुछ तरस खा रहे हैं, कुछ को सुकून है। सुकून है कि वो नहीं है जिन्हें वहां धकेला जा रहा है। बेचारा लड़का। एफ रैंक वाटर ड्रॉप, एक एबिलिटी जो सिर्फ पानी थूकती है। मैंने सुना है वो 1 महीने पहले अवेकनिंग सेरेमोनी में सबसे आखिरी नंबर पर आया था। उसे सीधा वैनगार्ड बेट यूनिट में भेज दिया गया। वैनगार्ड बेट यूनिट इसलिए है ताकि मार खा सके और असली फाइटर्स को न खाना पड़े। अगर उसके लिए चुना गया तो कुछ नहीं कर सकते। कानों में सरगोशियां घुसने लगती हैं। मैं उन सबको नजरअंदाज कर देता हूँ। मैं अपनी जेब से एक सिक्का निकालता हूँ जो जंग लगा हुआ है और उसके किनारे इस्तेमाल से चमक गए हैं। मैं उसे ऊपर उछालता हूँ, पकड़ता हूँ, फिर से उछालता हूँ। मेरी नजर फैक्ट्री के दरवाजे पर नहीं है। वो एक हल्के नीले आर पार दिखने वाले पैनल पर टिकी हुई है जो सिर्फ मैं देख सकता हूँ। सब्लिमेशन सिस्टम का स्टेटस इनएक्टिव। एक्टिवेट होने की शर्त, शॉक पॉइंट्स का 100% जमा होना। अभी तक की प्रोग्रेस 99%। 1 महीना, जिस दिन से मुझे अवेकनिंग सेरेमोनी में एफ रैंक कहा गया था, ये पैनल मेरी नजर के ऊपर दाएं कोने में बैठा हुआ है। हर बार जब कोई मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे नीचा दिखाता है या मेरी इज्जत को कुचलता है तो प्रोग्रेस बार आगे बढ़ जाती है। 1 महीने की ठंडी नजरों और बेइज्जती ने 99% बना दिया है। बस थोड़ा और। मैं सिक्का पकड़ता हूँ। मेरी उंगली उसकी खुरदुरी जंग लगी सतह पर फिरती है। मेरे होंठ का कोना थोड़ा सा ऊपर उठता है। लेटन सही है। मैं मुड़ता हूँ। मेरी आवाज ऐसी मामूली है जैसे मैं लंच के बारे में बात कर रहा हूँ। अंदर वो टियर 1 गेलविंड वुल्व्स है। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ कि तुम एक अच्छा शो दिखाओगे लेटन। लेटन अपनी आंखें छोटी करता है। वो मेरे चेहरे के भाव नहीं समझ पा रहा। एक कमजोर आदमी जिसे भेड़ियों के गुफा में धकेला जा रहा है, उसे किसी को ऐसे नहीं देखना चाहिए। बहुत शांत, इतना शांत कि परेशान कर दे। लेकिन वो बेचैनी आधे सेकंड तक रहती है उसके बड़े घमंड से पहले जो उसे कुचल देता है। एफ रैंक ही तो है। एक मामूली आदमी जो मुश्किल से अपनी उंगलियों से कुछ बूंदें पानी की निकाल सकता है, चाहे कितनी भी कोशिश करे शांत दिखने की। इससे यह सच नहीं बदलता कि वो कुचल दिया जाएगा। बहुत हो गई बातें। लेटन अपना डंडा पीछे खींचता है और अपनी ठोड़ी से फैक्ट्री की तरफ इशारा करता है। अंदर जाओ। डेंग। लेटन का बहुत ज्यादा गुस्सा महसूस हुआ। शॉक पॉइंट्स +10। पैनल पर नंबर चमकता है। अभी भी 99%। कोई बदलाव नहीं। मैं थोड़ा सा गुस्सा होता हूँ। 10 पॉइंट्स जुड़ गए और बार बिल्कुल भी नहीं हिली। मैंने जल्दी से पैनल के नीचे लिखा छोटा सा भूरा टेक्स्ट देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ध्यान दें, एक्टिवेट करने के लिए कुल शॉक पॉइंट्स चाहिए 10,000। अभी कुल 9,910। एक्टिवेट होने के लिए बाकी है 90 पॉइंट्स। 1 पॉइंट नहीं, 90। मैं 2 सेकंड के लिए चुप हो जाता हूँ। बार पर 99% लिखा है, यानी 9,900 पॉइंट्स। जो 10 पॉइंट्स अभी मिले हैं उन्हें जोड़कर ये 9,910 हो जाते हैं। फिर भी 90 पॉइंट्स कम है। पिछले 1 महीने के हिसाब से एक मामूली आदमी का गुस्सा ज्यादा से ज्यादा 1 से 5 पॉइंट्स देता है। लेटन का बहुत ज्यादा गुस्सा भी एक अमीर यंग मास्टर होने के बावजूद सिर्फ 10 पॉइंट्स देता है। इस रफ्तार से सिर्फ बेइज्जती से 90 पॉइंट्स तक पहुंचना कम से कम 10 और बार लगेगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं सिक्का उछालता हूँ। मैं फैक्ट्री के अंदर चमकती हरी आंखों की तरफ देखता हूँ। मेरे होंठ का कोना मुड़ता है, यह जानते हुए कि अगर मैं कुछ ऐसा करूं जो लोगों को बुरी तरह चौंका दे। हटो। वहां क्या खड़े हो? एक चमचा मुझे फिर से धकेल देता है। मैं विरोध नहीं करता। मैं धक्के को मुझे दरवाजे के अंदर ले जाने देता हूँ। मेरे कदमों की आवाज खोखली स्टील की खंडहर में गूंजती है। ऊपर की छत कई जगहों से टूटी हुई है। हल्की भूरी दिन की रोशनी पतली किरणों में अंदर आती है, रोशन करती हुई जंग लगी पटरियों को जो फर्श पर इधर उधर फैली हैं। हवा में एक तेज गंदी बदबू भरी हुई है। धीमी गुर्राहट हर तरफ से अंदर आती है, मेरे चारों तरफ घेरते हुए। 10 से ज्यादा जोड़े चमकती हरी आंखों के अंधेरे में चमकते हैं।
टीयर 1 के गेलविंड वुल्व्स एक एक करके उन्हें संभाला जा सकता है, लेकिन एक साथ मिलकर हमला करने वाला झुंड एक टीयर 2 अवेकन को चीर सकता है अगर वो अकेला पकड़ा जाए। लेइटन अपने 4 चमचों को एक तरफ से ले जाता है, ऊंची जगह पर कब्जा करते हुए। वो अपने डंडे का निचला हिस्सा जमीन में मारता है। आग भड़क उठती है और पूरे इलाके को रोशनी से भर देती है। वो सब मुझ पर निशाना लगा रहे हैं। लेइटन मुस्कुराता है। वो मेरी तरफ देखता है। भेड़िए मेरी जगह पर निशाना लगाए हुए हैं। डरो मत, बस वहां खड़े रहो और उनका ध्यान खींचो। बाकी मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। बहुत शुक्रिया लेइटन। मैं अपनी पीठ ठंडी लोहे की दीवार से टिकाए खड़ा हूँ। मेरी आवाज पूरी तरह से सच्ची है। पहला गेलविंड वुल्फ चलता है। उसकी भूरी शक्ल तेज रफ्तार में बदल जाती है। एक पतली हल्के हरे रंग की तेज धार उसके शरीर के चारों तरफ है जब वो तेजी से मेरे गले की तरफ लपकता है। मैं भागता नहीं, मैं अपना हाथ भी नहीं उठाता, मैं बस अपना सिर थोड़ा सा झुकाता हूँ। मेरी नजर लपकते हुए भेड़िए पर से गुजरती है और दूर एक गहरी जगह पर रुक जाती है। वहां एक हल्की एनर्जी की निशानी है जो ध्यान से छुपाई गई है। जानवर नहीं, एक इंसान, और वो भी ताकतवर। मेरा ध्यान वापस आता है। भेड़िए के पंजे मेरे गले से 10 सेंटीमीटर दूर हैं। मेरी दाईं इंडेक्स उंगली थोड़ी सी उठती है। उसकी नोक पर पानी की एक बूंद बनती है, छोटी सी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल मामूली। एफ रैंक एबिलिटी वाटर ड्रॉप। वो बूंद चुपचाप बहुत तेज चलती है, सीधा जाकर भेड़िए की दाईं आंख के आंसू वाली जगह पर लगती है। भेड़िए का सिर जोर से पीछे झटकता है। इस झटके से वो आखिरी 10 सेंटीमीटर में हट जाता है। उसका सिर मेरे पीछे की लोहे की दीवार से एक धीमी आवाज के साथ टकराता है। वो गिर जाता है बेहोश। ये सब होने में 1 सेकंड से भी कम लगा। अंधेरे में छुपी एनर्जी की निशानी अंधेरे में बस एक पल के लिए हिल जाती है। मेरी सुनने की शक्ति तेज है। मुझे एक आवाज सुनाई देती है, मुश्किल से, एक औरत की, ठंडी और साफ, जिसमें बस थोड़ी सी हैरानी है। मैं मुड़ता नहीं। मेरे होंठ का कोना बस थोड़ा सा ऊपर उठता है। पैनल पर नंबर धीरे से बढ़ता है। डिंग। हल्की हैरानी महसूस हुई एक अनजान देखने वाले से। शॉक पॉइंट्स +5। अभी कुल 9,915। बाकी 85। काफी नहीं, बिल्कुल भी काफी नहीं, लेकिन ठीक है। मैं अपनी उंगली पीछे खींचता हूँ और फिर से लोहे की दीवार से टिक जाता हूँ। रूम के उस पार लेटन को देखता हूँ जो आग फेंक रहा है और अपना बड़ा शो दिखा रहा है। शो तो अभी शुरू हुआ है। इसी बीच जब लेटन तीसरे गेलविंड वुल्फ को गिरा देता है, वो मेरी तरफ वापस देखता है जो अभी भी दीवार के पास खड़ा हूँ। उसकी आंखों में कुछ ठंडा और हिसाब लगाने वाला चमकता है। वो झुकता है और अपने पास खड़े चमचे से कुछ फुसफुसाता है। चमचा सिर हिलाता है और अपनी जैकेट के अंदर से एक छोटी बंद शीशी निकालता है। उसकी सतह पर एक खोपड़ी बनी हुई है। बीस्ट लूर पाउडर, एक बैन किया हुआ पदार्थ जो बड़े रैंक के जानवरों को अपनी तरफ खींचने के लिए बनाया गया है। लेटन अपने होंठ चाटता है। उसकी नजर मेरी यूनिफॉर्म के पीछे रुक जाती है। वो सिर्फ मुझे शिकार के रूप में इस्तेमाल करना नहीं चाहता था, वो सिक्का चाहता है। वो जंग लगा सिक्का जो मेरे माँ बाप छोड़ गए थे। लिन फैमिली की खुफिया रिपोर्ट बताती है कि सिक्के में एक एनर्जी की निशानी है जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। एक एफ रैंक मामूली आदमी के पास ऐसी चीज क्यों होनी चाहिए? बैटरी बस गायब हो जाती है। लेटन चमचे की तरफ देखता है। चमचा समझ जाता है। वो चुपचाप मेरी तरफ बढ़ता है और मैं अभी भी दीवार से टिका हुआ हूँ, बिना किसी परवाह के सिक्का उछाल रहा हूँ। सिक्का घूमता है, हवा में एक चाप बनाता हुआ। आग की रोशनी में एक हल्की नीली चमक, झंग जैसी बिल्कुल नहीं, उसकी सतह पर बस एक पल के लिए चमकती है, फिर गायब हो जाती है। कोई ध्यान नहीं देता। आग आखिरी गेलविंड वुल्फ को निगल लेती है। लेटन अपना डंडा पीछे खींचता है और सीधा खड़ा हो जाता है। उसके चमचे तुरंत उसके चारों तरफ घेर लेते हैं, उसकी तारीफ करते हुए। गजब यंग मास्टर लेटन। एक रैंक की चमकती आग, पूरी तरह से हावी। अब यह है असली जीनियस। कुछ लोगों के उल्टा जो कोने में कांपते हुए बैठे हैं, बोलने वाले की आंखें सीधा मेरी तरफ जाती हैं। मैं बेहोश गेलविंड वुल्फ के पास बैठा हुआ हूँ, उसकी कान को असली हैरानी से छेड़ रहा हूँ। केल, लेटन चिंता भरे चेहरे के साथ पास आता है। तुम अभी ज्यादा डरे तो नहीं थे ना? एक भेड़िया तुम्हारी तरफ आया था, मैं वक्त पर वहां नहीं पहुंच पाया। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ लेटन। मैं खड़ा होता हूँ, अपने घुटने झाड़ते हुए। उस भेड़िए ने खुद को बेहोश कर लिया। बहुत तेज चल रहा होगा रुकने के लिए। वक्त पर रुक नहीं पाया और सीधा दीवार से टकरा गया। एक चमचा हंसी दबाता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। लेटन जवाब नहीं देता, उसे परवाह नहीं। एक अकेला टीयर 1 गेलविंड वुल्फ, तो क्या हुआ? अगर इस बार मेरी किस्मत अच्छी थी भी तो इससे क्या बदलता है? जो आगे होगा वही सबसे जरूरी है। सब 5 मिनट आराम करो। लेटन अपनी आवाज धीमी करता है, अपने चमचों से बात करते हुए। फिर हम कोर जोन में घुसेंगे। जैसे ही वो यह कहता है, एक चमचा पहले ही चुपचाप मेरे पीछे से फिसल गया है। उंगलियों से सिरेमिक शीशी को पकड़े हुए वो उसके ढक्कन को हल्का सा घुमाता है। एक लगभग न दिखने वाली धूल गिरती है और ठीक से मेरी यूनिफॉर्म के पीछे मेरी कॉलर के अंदर चिपक जाती है। बीस्ट लूर पाउडर, रंगहीन, बिना खुशबू के, ऐसा माना जाता है। लेकिन मुझे हल्की सी एक कच्ची मीठी खुशबू की आती है, जैसे पुरानी एनर्जी किसी खनिज के साथ मिली हुई, हल्की लेकिन मौजूद। मैं चमचे का हाथ अपनी बगल की नजर से देखता हूँ जब वो उसे पीछे खींचता है। फिर मैं झूठी चिंता को देखता हूँ जो अभी भी लेटन के चेहरे पर है।
मुझे बिल्कुल पता है क्या हो रहा है। पैनल मेरी नज़र में चुपचाप बैठा है। अभी के शॉक पॉइंट्स 9,915, बाकी 85 पॉइंट्स। मामूली गुस्से से मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन अगर जो आगे होता है वो काफी नाटक भरा हो। मैं कुछ नहीं कहता, मैं कुछ नहीं दिखाता, मैं बस लाइन में लग जाता हूं और ग्रुप के साथ कोर जोन की तरफ चलता हूं। मेरे चेहरे पर बिल्कुल सही मात्रा में घबराहट और डर है। फुल परफॉर्मेंस मोड। अंधेरे में सैरा 30 मीटर दूर एक स्टील बीम पर झुकी हुई है। उसकी काली टैक्टिकल कोट का निचला हिस्सा हवा में हल्का सा हिलता है। वो मिलिट्री की गुप्त असेसमेंट सुपरवाइजर है। जो मैंने अभी किया, एक पानी की बूंद भेड़िए की आंख में मारना, उसने वो सब कुछ देखा। दिलचस्प। 2 शब्द। यही सैरा का पूरा अंदरूनी फैसला है और कुछ नहीं। वो ज्यादा ध्यान दे रही है छुपी हुई चीजों पर। उसने बीस्ट लूर पाउडर की खुशबू पकड़ ली। एक मिलिट्री द्वारा बैन किया हुआ पदार्थ एक स्टूडेंट असेसमेंट में दिखना सिर्फ यही लिन फैमिली पर बड़ी मुसीबत लाने के लिए काफी है। लेकिन वो अभी तक बीच में नहीं आती। उसे ठीक से देखना है कि लेटन क्या प्लान कर रहा है, और वो देखना चाहती है कि मैं क्या चुनूंगा जब मैं घिर जाऊंगा। क्या मैं टूट जाऊंगा और मदद के लिए भीख मांगूंगा, या कुछ और ही करूंगा। कोर जोन। फैक्ट्री के अंदर की गहरी जगह अचानक खुल जाती है। फर्श पर गहरी पंजों के निशान बने हुए हैं। भेड़ियों के नहीं, हर निशान आधे मीटर से ज्यादा चौड़ा है। किनारों पर लगी स्टील की प्लेटिंग कागज की तरह फटी और मुड़ी हुई है। चमचों के चेहरे बदल जाते हैं। यंग मास्टर लेटन। वो पंजों के निशान कम से कम टियर 2 या उससे ऊपर के हैं ना। लेटन फर्श को देखता है। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। तो क्या ज्यादा से ज्यादा कुछ बचे हुए टियर 2 जानवर, मैं उन्हें अकेला संभाल सकता हूँ। जैसे ही वो ये कहता है, उसकी नजर मामूली तरीके से मेरी यूनिफॉर्म के पीछे की कॉलर पर घूमती है। बीस्ट लूर पाउडर को पूरी तरह से फैलने में 15 मिनट लगते हैं। अभी सिर्फ 7 मिनट हुए हैं। एक बार जब पाउडर पूरा असर दिखाएगा, मेरी खुशबू एक सिग्नल फ्लेयर की तरह काम करेगी। 3 ली के अंदर के हर जानवर को खींचकर मेरी जगह पर। उसके बाद होने वाले हंगामे में एक F रैंक मामूली आदमी के मरने पर कौन ध्यान देगा। लेटन अपने दिमाग में मिनट गिनता है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट धीरे धीरे और शांत होती जाती है। जो वो नहीं जानता वो ये है कि मेरी अपनी कैलकुलेशंस अभी उसकी कैलकुलेशन से कहीं ज्यादा सही हैं। 7 मिनट हो गए हैं और कोई टियर 2 जानवर नहीं दिखा। सिर्फ 2 वजह हो सकती है। यहाँ सच में कोई टियर 2 जानवर नहीं है इस इलाके में। दूसरा, कोई बड़े रैंक का जानवर पहले से यहाँ है और टियर 2 जानवर उसके इलाके में कदम नहीं रखेंगे। मैं फर्श पर बने आधे मीटर चौड़े पंजों के निशान देखता हूँ। फिर मैं ऊपर की छत में बने टेढ़े मेढ़े छेदों को देखता हूँ। वो मामूली गिरने से हुए नुकसान नहीं है। किसी चीज ने बाहर से छत को तोड़कर इस जगह में घुसा है और तब से यहाँ है। मेरी दिल की धड़कन 62 बार हर मिनट ठीक है। फर्श हिलने लगता है, मुश्किल से महसूस होने वाला, धीमी रफ्तार से, जैसे जमीन के नीचे कोई बड़ा दिल धड़क रहा हो। चमचों ने ध्यान नहीं दिया। लेटन अभी भी किसी के साथ हंस रहा है, लेकिन मैं उसे महसूस करता हूँ, दूर से नहीं आ रहा। यह मेरे पैरों के ठीक नीचे है। मैं पटरियों के बीच की जगह में नीचे देखता हूँ। 2 धीमे लाल रोशनी के निशान नीचे अंधेरे में चमकते हैं, जैसे 2 गर्म लाल लोहे के गोले। वो आंखें हैं। मैं अपना सिर उठाता हूँ। मेरी आवाज बिल्कुल साफ है। लेटन, तुम्हारा वो बीस्ट लूर पाउडर का ट्रिक शायद तुम्हारे प्लान से कुछ ज्यादा ही खींच लाया है। लेटन का चेहरा पीला पड़ जाता है। फर्श फट जाता है। स्टील की सतह बीच से फट जाती है। कंक्रीट के टुकड़े और टूटी हुई पटरियों के टुकड़े हवा में उछलते हैं। एक भूरा जानवर जो एक छोटे ट्रक जितना बड़ा है, दरार से बाहर निकलता है। उसका पूरा शरीर लोहे जैसे भूरे कवच से ढका है और टियर 2 आयरन क्लैड जानवर उसके ठीक पीछे आते हैं। दूसरा, तीसरा, सिर्फ 5 सेकंड में 12 आयरन क्लैड जानवर जमीन के नीचे से निकलते हैं। पूरे फर्श को तोड़ते हुए कोर जोन के फर्श को मलबे में बदल देते हैं। हर एक मुझ पर निशाना लगाए हुए है, या और सही से कहूं तो बीस्ट लूर पाउडर की खुशबू पर, जो अभी भी मेरी कॉलर पर चिपकी है। ओह भगवान। चमचे पीछे भागते हैं, एक दूसरे से टकराते हुए। लेटन का चेहरा आग की रोशनी में सफेद पड़ जाता है। उसने ज्यादा से ज्यादा 3 या 5 टियर 2 जानवरों का प्लान किया था। इतना हंगामा कि एक आदमी को चुपचाप खत्म किया जा सके। लेकिन 12, ये चुपचाप हटाना नहीं है, ये एक बेकाबू आफत है। सब पीछे हटो, लेटन चिल्लाता है। वो अपना डंडा जमीन पर मारता है। आग की एक दीवार उठती है जो थोड़ी देर के लिए भाग दौड़ को रोकती है। चलो। वो मुड़ता है और भागता है। उसके चारों चमचे तुरंत पीछे लग जाते हैं। 10 या उससे ज्यादा कदम चलने के बाद लेटन घूमता है और मेरी तरफ वापस चिल्लाता है, रुको, मैं मदद के लिए जा रहा हूँ। अच्छा परफॉर्मेंस, लेकिन उसके पैर एक पल के लिए भी धीमे नहीं होते। मैं वहीं खड़ा रहता हूँ, लेटन और उसके ग्रुप की पीठ को कॉरिडोर में गायब होते हुए देखते हुए। मेरा चेहरा खाली है। आग की दीवार पहले ही कमजोर पड़ रही है। ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड, जब तक वो बुझ जाएगी। मैं भागता नहीं। मुझे शॉक पॉइंट्स चाहिए। अभी के शॉक पॉइंट्स 9,915, बाकी 85 पॉइंट्स। मुझे एक ऑडियंस चाहिए जिसे काफी जोर से चौंकाया जा सके। मेरी नजर 30 मीटर दूर स्टील बीम पर से गुजरती है। वो छुपी हुई एनर्जी की निशानी अभी भी वहां है, और आयरन क्लैड जानवरों के आने से उसकी धड़कन तेज हो गई है। साफ दिख रहा है। जो भी है वो घबराया हुआ है, सोच रहा है कि बीच में आए या नहीं। काफी है। मैं अपनी उंगलियां हिलाता हूं और जल्दी से अपने आसपास की जगह देखता हूं। जंग लगी पटरियां, गिरे हुए सपोर्ट पिलर और आधी टूटी हुई छत। पटरियों की सतह पर सालों का जंग लगा है। घर्षण का गुणांक लगभग 0 है।
पिलर पहले ही उस झटके से हिल रहे हैं जब जानवर जमीन से बाहर निकले थे। छत में बना छेद ठीक उस जगह के ऊपर बाएं जहां जानवरों का झुंड है। मलबा किसी भी पल गिर सकता है। एफ रैंक वाटर ड्रॉप्स की खासियतें: ज्यादा से ज्यादा पानी की मात्रा लगभग 200 ml टन, रेंज 2 मीटर्स, 200 मिलीलीटर्स पानी 12 आयरन क्लैड जानवरों के सामने सीधा उन्हें गुदगुदी भी नहीं करेगा। लेकिन मैं कभी सीधा टक्कर लेने की नहीं सोच रहा था। आग की दीवार बुझ जाती है। सभी 12 आयरन क्लैड जानवर एक साथ आगे बढ़ते हैं, लोहे के खुरफर्श को तोड़ते हैं जब वो सीधा मेरी तरफ दौड़ते हैं। मैं अपनी आंखें खोलता हूँ। मैं पीछे नहीं हटता, मैं दाएं कदम रखता हूँ। मैं ठीक से एक गिरे हुए स्टील के क्रॉसबीम पर उतरता हूँ और दौड़ने लगता हूँ। भाग नहीं रहा, ढांचे के साथ दौड़ रहा हूँ। रेल सेक्शन की तरफ जा रहा हूँ, जानवर के बगल में। मेरा रास्ता बिल्कुल सही और तीखा है। हर कदम उस जगह पर पड़ता है जहां जानवर देख नहीं सकता, जानवर की नजर के किनारे पर। 3 सेकंड। मैं रेल सेक्शन तक पहुंच गया। दोनों हाथ एक साथ ऊपर आते हैं। सभी 10 उंगलियों की नोक से पानी की बूंदें एक साथ निकलने लगती हैं। मेरी एबिलिटी की हर आखिरी बूंद इस पल बाहर निकल जाती है। फायर नहीं कर रहा। कोटिंग। बूंदें एक पतली पानी की परत में फैल जाती हैं, ठीक 3 रेल सेक्शंस को ढकते हुए जिन्हें जानवरों को पार करना है। एक पतली, लगभग न दिखने वाली परत सतह पर, लेकिन यह काफी है। पहले आयरन क्लैड जानवर का लोहे का खुर पानी से ढकी रेल पर पड़ता है। पहले से ही खुरदुरी चिकनी सतह, पानी की परत मिलने से उसका घर्षण का गुणांक लगभग 0 हो जाता है। 3 टोन का आयरन क्लैड जानवर पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ अचानक अपनी पकड़ खो देता है। उसका शरीर जोर से एक तरफ झुक जाता है। उसकी भारी रफ्तार उसे एक बेकाबू टॉप के गोले की तरह ले जाती है। सीधा उसके बगल में पहले से हिल रहे सपोर्ट पिलर से टकरा जाता है। बूम! पिलर नीचे से टूट जाता है। उसकी ऊपर से जुड़ी छत की बीम उसके साथ नीचे गिर जाती है। ऊपर से टनों स्टील के टुकड़े गिरते हैं, सीधा दूसरे और तीसरे जानवरों पर गिरते हैं जो पीछे से दौड़ रहे थे। चेन रिएक्शन। चौथा जानवर दूसरे पानी की परत वाले सेक्शन से टकराता है। 5वां और छठा पाइलॉन ठीक पीछे एक ढेर में टकरा जाते हैं। बचे हुए जानवरों को अपना रास्ता अपनी ही जाति के बड़े शरीरों से बंद मिलता है। कवच वाली खोलों के टकराने की आवाज एक दूसरे से टकराकर पूरी फैक्ट्री में गरजती है। 5 सेकंड। 12। टीयर 2 आयरन क्लैड बीस्ट्स का हमला 5 सेकंड में 200 ml पानी से खत्म कर दिया गया। अंधेरे में बीम पर सैरा सीधी खड़ी हो गई है। उसकी तलवार के हैंडल को पकड़े हुए उंगलियां दबाव से सफेद पड़ गई हैं। उसके होंठ थोड़े से खुलते हैं। उसकी आंखों की पुतलियां अपनी हद तक छोटी हो गई हैं। एफ रैंक वाटर ड्रॉप। तुमने ये एफ रैंक वाटर ड्रॉप से किया। ये लड़ाई नहीं है, ये पूरे मैदान को कंट्रोल करना है। उस पल में जो उभरता है वो हल्की हैरानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा न रुकने वाला झटका है। पैनल पर नंबर तेजी से बदलने लगते हैं। डिंग! बहुत बड़ा झटका महसूस हुआ एक अनजान देखने वाले से। शॉक पॉइंट्स +80। अभी कुल 9,995, बाकी 5, बस 5 पॉइंट्स कम। तभी मुझे कदमों की आवाज सुनाई देती है। लेटन वापस भाग रहा है, किसी अचानक की अच्छाई की वजह से नहीं। जिस कॉरिडोर में वो भागा था वो अब गेलविंड वुल्व्स के एक और झुंड से बंद है, जिन्होंने बीस्ट लूर पाउडर की खुशबू पकड़ ली थी। 2 खतरों के बीच फंसा हुआ, कहीं जाने की जगह नहीं, उसके पास वापस आने के अलावा कोई रास्ता नहीं। लेटन कोर जोन में वापस घुसता है और उसके सामने का नजारा उसके दिमाग को बंद कर देता है। 12 आयरन क्लैड जानवर फैलकर बेकार मलबे के एक ढेर में जमा हो गए हैं और मैं इन सबके बीच खड़ा हूँ, बिल्कुल सही सलामत, एक जंग लगा सिक्का उछालता और पकड़ता हुआ। मैं मुड़ता हूँ और लेटन की आंखों में देखता हूँ। मास्टर लेटन, मैं मुस्कुराता हूँ। वो मदद कहाँ है? लेटन के होंठ बुरी तरह कांपते हैं। उसका दिमाग जो वो देख रहा है उसे समझ नहीं पा रहा। तुमने कैसे? उसके खत्म करने से पहले फर्श फिर से हिलता है, इस बार दूर से नहीं। उसकी वजह ठीक हमारे नीचे है। 12 आयरन क्लैड जानवरों के एक ढेर हुए मलबे के नीचे और गहरी जमीन के नीचे लाल गहरी एनर्जी की एक घुटन भरी लहर फर्श की दरारों से ऊपर आती है। छत का आखिरी सही हिस्सा नीचे से एक बड़े लाल हाथ से तोड़ दिया जाता है। मलबा उड़ती हुई धूल में से एक तूफान की तरह बरसता है। एक बड़ा काला आकार छत के छेद से नीचे गिरता है और जमीन पर टकराता है। उस टक्कर से सब लड़खड़ा जाते हैं। 5 मीटर लंबा, उसका पूरा शरीर खुरदुरी गहरी लाल चमड़ी से ढका है। लाल आंखें जिसमें पुतलियां नहीं हैं, सिर्फ शुद्ध बुराई है। एक टीयर 3 का सबसे ताकतवर लॉर्ड क्लास जानवर, ब्लड रेज एप, इस खंडहर का पूरा मालिक। लेटन का डंडा उसके हाथ से फिसल जाता है। उसमें इतनी ताकत भी नहीं है कि वो झुककर उसे उठा सके। ब्लड रेज एप अपना सिर नीचे करता है, उसकी लाल आंखें पूरे रूम में घूमती हैं। फिर वो एक हाथ आगे बढ़ाता है और उसे सबसे पास वाले चमचे पर बंद कर देता है। चिल्लाने का वक्त नहीं, उंगलियां बंद होती हैं। सोने और धुंध का एक झटका बाहर की तरफ फटता है। लेटन को आखिरकार अपनी आवाज मिलती है, एक बेशक्ल टूटी हुई चीख। मैं 15 मीटर दूर खड़ा हूँ, इस 5 मीटर बड़े राक्षस को ऊपर देखते हुए। पैनल पर नंबर धीरे से चमकते हैं। अभी के शॉक पॉइंट्स 9,995, बाकी 5। मेरी दिल की धड़कन अभी भी 62 बार हर मिनट है। सिक्का मेरी उंगलियों पर घूमता है। एक नीली रोशनी चमकती हुई गुजरती है। ब्लड रेज एप की नजर मुझ पर टिक जाती है। यह किसी को भी रिएक्ट करने का वक्त नहीं देता।
यह दूसरे चमचे को पकड़ता है और उसे पटरियों पर पटक देता है। 2 पटरियां साफ टूट जाती हैं। आखिरी 2 चमचे आखिरकार भाग निकलते हैं। ब्लड रेज एप अपना सिर झुकाता है और बाएं वाले को चुनता है। 1 कदम, 15 मीटर्स पार कर लिए। उसका बड़ा हाथ नीचे आता है। फर्श 2 मीटर्स गहरे गड्ढे में बदल जाता है। वो मुड़ता है। उसकी लाल आंखें लेटन पर टिक जाती हैं। नहीं, मेरे पास मत आओ। लेटन के दांत बज रहे हैं। उसके डंडे के बीच की आग उसके हाथों से भी ज्यादा कांपती है। वो जानता है कि भागना बेकार है। मैं लिन फैमिली का वारिस हूँ। लेटन चिल्लाता है। वो डंडे को अपने सिर के ऊपर उठाता है। उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसमें तेजी से भर जाती है। 2 मीटर्स चौड़ी आग की एक तेज धारा सीधा ब्लड रेज एप की छाती पर लगती है। येलो धुआं छोड़ता है। ब्लड रेज एप अभी भी खड़ा है। उसके सीने की गहरी लाल चमड़ी का रंग अभी तक और गहरा नहीं हुआ था। अपने सीने की तरफ देखता है, फिर वह लेटन की तरफ देखता है। उसका चेहरा सब कुछ कह रहा था। बस इतना ही। लेटन की आंखों की पुतलियां तेजी से सिकुड़ती हैं। ब्लड रेज एप अपना एक पैर उठाता है और नीचे रखता है। वह डंडा टूट जाता है। लेटन का सीधा हाथ, जो अभी भी उसे पकड़े हुए था, जमीन में धंस जाता है। मेरा हाथ, लेटन चिल्लाता है और गिर जाता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कुछ गरम उसकी पैंट की टांग पर फैल जाता है। हवा में एक तेज गंदी बदबू भर जाती है। ब्लड रेज एप अपना दूसरा हाथ उठाता है और लेटन के सर की तरफ नीचे लाता है। उसी पल 30 मीटर दूर एक स्टील बीम से बर्फ जैसी नीली रोशनी की एक लकीर फूट पड़ती है। सैरा अपनी छुपी हुई जगह से नीचे कूदती है। उसका काला कोट हवा में फैल जाता है। हर हाथ में एक वाइब्रो ब्लेड पकड़ा हुआ था। वह दोनों ब्लेड्स पूरी ताकत से ब्लड रेज एप की रीढ़ की हड्डी पर मारती है। एस रैंक की एबिलिटी फ्रॉस्ट क्लीव। जैसे ही ब्लेड्स चमड़ी को छूते हैं, बंदर की पीठ पर बर्फ की एक परत बन जाती है और फिर रुक जाती है। सैरा को एक डरावनी टक्कर महसूस होती है। उसके हाथों की उंगलियों के बीच तेज दर्द होता है। सुनहरी एनर्जी हैंडल्स से नीचे रिसने लगती है। पूरी ताकत से 2 एस रैंक वाइब्रो ब्लेड्स, और इससे टियर 3 पीक लॉर्ड की पीठ पर सिर्फ एक हल्का सफेद निशान पड़ता है जो मुश्किल से दिखता है। ब्लड रेज एप अपना सर घुमाता है। एक बाजू बगल में घुमाता है। सैरा अपने ब्लेड्स को रोकने के लिए आगे करती है। एक धीमी टक्कर होती है और उसका शरीर पीछे की तरफ उड़ता है और 30 मीटर दूर भट्टी के मलबे में रीढ़ की हड्डी के बल टकरा जाता है। भट्टी की लोहे की दीवार इंसान के शरीर के आकार में अंदर की तरफ धंस जाती है। वह उस गड्ढे से बाहर फिसलती है और घुटनों के बल गिर जाती है। दोनों ब्लेड्स जमीन में धंस चुके हैं। मुश्किल से उसका शरीर संभाले हुए हैं। उसके होंठ के कोने से सुनहरी रोशनी धीरे धीरे रिस रही है। एक मिलिट्री एस रैंक एलीट एक ही बार में बुरी तरह जख्मी हो गया। कमरे में हर किसी के सीने में पिघले हुए लोहे की तरह मायूसी भर जाती है। ब्लड रेज एप अपने असली निशाने की तरफ वापस मुड़ता है। मैं अभी भी 15 मीटर दूर खड़ा हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे बंदर के आने से पहले था। लोहे की दीवार की तरफ पीठ किए, सिक्का मेरी उंगलियों पर घूम रहा है। दिल की धड़कन 62। पैनल पर नंबर धीरे से चमक रहे हैं। अभी के शॉक पॉइंट्स 9975, बाकी 5। मैं अपना सर उठाता हूँ। मेरी नजर ब्लड रेज एप से गुजरती है और दूर घुटनों के बल बैठी सारा तक पहुंचती है। और उसकी बर्फ जैसी नीली आंखों में एक एहसास है जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। डर नहीं, जिद, बल्कि उस इंसान की शुद्ध लाचार मायूसी जिसने सब कुछ दे दिया और कुछ नहीं बदला। भागो। सैरा एक शब्द मुश्किल से बोल पाती है। उसकी आवाज इतनी खराब थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। ब्लड रेज एप पहले ही मेरी तरफ एक कदम बढ़ा चुका है। मैं सिक्का जेब में रख लेता हूँ। मैं अपनी यूनिफॉर्म से धूल झाड़ता हूँ। आसान। मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वह हर गूंज और मायूसी की हर आवाज को एक अनोखी सफाई से काट देती है। फिर मैं लोहे की दीवार के पीछे से बाहर निकलता हूँ और ब्लड रेज एप की तरफ चलने लगता हूँ। सैरा की आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती हैं और एक एफ रैंक सीधे एक टियर 3 पीक लॉर्ड की तरफ जा रहा है। उस पल उसकी हर ट्रेनिंग, उसकी हर इंस्टिंक्ट, हर जंग के मैदान का हर सबक, कुछ भी उसके सामने के इस नजारे को समझा नहीं सकता था। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है, फिर जोर से वापस धड़कता है। पैनल पर आखिरी नंबर बदलता है। डिंग सारा की बेइंतहा मायूसी मिली। शॉक पॉइंट्स जमा 50। अभी का टोटल 10,045। चालू होने की शर्त पूरी हुई। सब्लिमेशन सिस्टम अब ऑफिशियली चालू हो गया है। हल्का नीला पैनल मेरी आंखों के सामने फट जाता है। हर तरफ सुनहरी रोशनी। जैसे ही सुनहरी रोशनी पैनल से फूटी, मेरी पूरी नजर उसमें खो गई। सब्लिमेशन सिस्टम ऑफिशियली चालू हो गया। होस्ट की अभी की एबिलिटी एफ रैंक वाटर ड्रॉप। एक सब्लिमेशन अवेलेबल है। एफ रैंक वाटर ड्रॉप को सबलाइम करने के लिए 1000 शॉक पॉइंट्स खर्च करें। मैं देर नहीं करता। सबलाइम। जैसे ही यह सोच आती है, पैनल पर लिखा एफ रैंक वाटर ड्रॉप का भूरा टेक्स्ट तेजी से हिलने लगता है। पुराना टेक्स्ट टूट जाता है, नया टेक्स्ट बन जाता है। सब्लिमेशन सफल रहा। बधाई हो, होस्ट को एक अनोखी एसएसएस रैंक से भी ऊपर की एबिलिटी रॉथ ऑफ द सी गॉड मिली है। एबिलिटी का विवरण: सभी पानी के स्रोत से जन्मा, समुद्र देवता की शक्ति का मालिक। पानी सभी रचना का पहला तत्व है जो हमला कर सकता है, बचाव कर सकता है और कुछ भी बदल सकता है। कोई रेंज लिमिट नहीं, कोई पावर की सीमा नहीं। अभी के शॉक पॉइंट्स 9045।
सुनहरी रोशनी धीमी पड़ जाती है। मैं फिर से असली दुनिया देखता हूँ। आधे सेकंड से भी कम समय गुजरा था। ब्लड रेज एप मेरी तरफ अपना दूसरा कदम बढ़ा रहा है। उसका बड़ा पैर पटरियों पर पड़ता है और उनमें से दो को कचरा बना देता है। उसकी बहुत बड़ी हथेली पहले ही नीचे आ रही है। परछाई मुझे पूरी तरह निगल लेती है। मैं भागता नहीं, मैं ऊपर देखता हूँ। ब्लड रेज एप मेरी आंखों में बदलाव साफ देखता है। मेरी पहले की काली पुतलियां बिल्कुल बीच से शुरू होकर एक गहरी भरी हुई नीली रंग में बदल रही हैं। समुद्र का रंग। मैं बोलता हूँ, मेरी आवाज शांत है, मेरा लहजा वैसा ही है जैसे मैं कोई मजाक कर रहा हूँ। पानी ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। मैं अपनी उंगलियां छुटकता हूँ। सीधी इंडेक्स उंगली बीच वाली उंगली से टकराती है। एक छोटी मामूली सी आवाज। फिर पूरी दुनिया शांत हो जाती है, शारीरिक रूप से शांत। 100 मीटर के अंदर की हर आवाज उसी पल गायब हो जाती है। आवाज की जगह नमी ले लेती है। स्टील मिल के मलबे में बची पानी की हर आखिरी बूंद। जमीन की दरारों में झंग के छेदों में पानी के अणु हवा में आजाद घूम रहे हैं। उन सभी को उसी पल एक ही हुक्म मिलता है। वह हर दिशा से इकट्ठे होने लगते हैं। मेरे पैरों के नीचे की जमीन नीले पैटर्न्स के रिंग के बाद रिंग में बाहर की तरफ फैलने लगती है, जैसे पानी पर लहरें, जैसे कोई पुराना फॉर्मेशन डायग्राम। ब्लड रेज एप की हथेली मेरे सर से 2 मीटर ऊपर है और वह नीचे गिरने वाली है। जैसे ही वार पड़ता है, मेरे पैरों के नीले पैटर्न से 10 मीटर चौड़ा पानी का नीला रोशनी का स्तंभ फूट पड़ता है, सीधा आसमान की तरफ। कोई चेतावनी नहीं, कोई तैयारी नहीं। स्तंभ के अंदर समुद्र का पानी पूरी रफ्तार से घूमता है। पानी के अणु की हर क्यूबिक सेंटीमीटर आवाज की रफ्तार से भी तेज घूम रही है। पैदा हुई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी भी चीज को जो उससे टकराती है तुरंत टुकड़े टुकड़े कर देती है। ब्लड रेज एप की हथेली पानी के स्तंभ से टकराती है और रुक जाती है। धीरे धीरे नहीं, पूरी रफ्तार से सीधा 0 पर रुक जाती है। तेज रफ्तार पानी बंदर की हथेली पर एक हल्की लकीर बना देता है। सुनहरा तरल बहने लगता है। पहली बार ब्लड रेज एप की लाल आंखों में उलझन दिखती है। यह इंसानी बच्चा जो मुश्किल से एक चींटी से बड़ा है ने पानी से उसकी हथेली पर जख्म कर दिया है। ब्लड रेज एप पानी के स्तंभ को बिखेरने के लिए झूठता है या कोशिश करता है। टूटने के बाद स्तंभ 1 सेकंड के छोटे हिस्से में फिर से बन जाता है। तरल का कोई निश्चित आकार नहीं होता, उसे तोड़ना कुछ नहीं, मतलब वह तुरंत फिर से बन जाता है। हो गया, मेरी आवाज पानी के स्तंभ के बीच से आती है, एक गुस्सा दिलाने वाली शांति के साथ। अब मेरी बारी। मैं अपना सीधा हाथ उठाता हूँ, उंगलियां थोड़ी फैली हुई हैं। छत के छेद से दिखने वाला आसमान रंग बदलता है। हल्का भूरा आसमान 3 सेकंड में गहरी नीली तूफानी बादलों की परत में समा जाता है। बादल तेजी से घूमने लगते हैं, एक बहुत बड़ा भंवर बनाते हुए। छत के छेद से जो अंदर आता है वह अब हल्की भूरी दिन की रोशनी नहीं, वह पानी है। ऊपर से एक ऊंची लहर नीचे आती है। वह हवा में अलग होती है और फिर से बन जाती है। एक बहुत बड़े हाथ का आकार लेती है, पानी से बना एक हाथ। वह ऊपर से गिरता है, बिल्कुल सही, रुकने वाला नहीं। ब्लड रेज एप के गले के चारों तरफ बंद होता हुआ। 5 मीटर का ब्लड रेज एप पानी के हाथ से अपनी जगह पर बंध जाता है। वह दोनों बाजुओं को झटकता है, पानी के हाथ को गुस्से से फाड़ता है, हर बार एक खाली जगह बनाता है। लेकिन हर खाली जगह 1 सेकंड के 10वें हिस्से में फिर से भर जाती है। पानी की कोई कमजोरी नहीं होती, क्योंकि पानी का कोई निश्चित आकार नहीं होता, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। मेरी नीली आंखें फंसे हुए ब्लड रेज एप को देखती हैं। पैनल पर नंबर खराब हो गए हैं। डिंग सारा का बहुत बड़ा झटका मिला, शॉक पॉइंट्स जमा 200। डिंग लेटन का बेइंतहा डर और दिमागी खराब होना मिला, शॉक पॉइंट्स जमा 150। डिंग अनजान चेले का दिमागी संतुलन बिगड़ना मिला, शॉक पॉइंट्स जमा 80। डिंग दूर से देखने वाले कई लोगों का कलेक्टिव झटका मिला, शॉक पॉइंट्स जमा 500। अभी के शॉक पॉइंट्स 9975। नंबर अभी भी बढ़ रहे हैं। मैं ब्लड रेज एप को देखता हूँ और उसके थकने का इंतजार करता हूँ। उसकी कोशिशों की ताकत कम हो रही है, इसलिए नहीं कि वह हार मान रहा है, बल्कि इसलिए कि पानी के हाथ की पकड़ कसती जा रही है। फिर भी उसने अभी तक अपनी जीवन शक्ति नहीं खोई है। एक टियर 3 पीक लॉर्ड की जीवन शक्ति, जो पहले मैंने जिससे भी डील किया है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। आराम से, मैं खुद से बड़बड़ाता हूँ, मेरा लहजा ऐसा जैसे कोई केतली के उबलने का इंतजार कर रहा हो। ब्लड रेज एप हार नहीं मानता। वह अपने बड़े जबड़े खोलता है और लाल एनर्जी की एक लकीर बाहर निकालता है, एक गहरी एनर्जी की शॉकवेव। वह ब्लास्ट सीधा पानी के हाथ पर लगता है। पानी 3 मीटर के छेद में फट जाता है, लेकिन वह छेद 1 सेकंड के 5वें हिस्से से भी कम समय तक रहता है, इससे पहले कि आसपास का पानी उसे भरने के लिए वापस दौड़ता है। मैं अपना सर थोड़ा झुकाता हूँ। मैंने कुछ देखा उसी पल जब ब्लड रेज एप ने वह डार्क एनर्जी शॉकवेव छोड़ी। उसकी गर्दन पर गहरी लाल चमड़ी गहरी लाल से हल्की लाल हो गई। वह लड़ने के लिए अपनी मूल शक्ति को जला रहा है। बस, मैं अपना आम चेहरा छोड़ देता हूँ। इसको लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं। हर एक एक्स्ट्रा सेकंड का मतलब है सारा के जख्मों का और खराब होना। सिर्फ एक शब्द घुल जाओ और पानी का हाथ जवाब देता है। कसना नहीं, दबाना नहीं, बल्कि अलग होना। हाथ 1 सेकंड में हजारों पतली पानी की धारों में टूट जाता है। हर एक उंगली से ज्यादा मोटी नहीं, इतनी तेजी से घूम रही है कि नंगी आंख उन्हें देख नहीं सकती। 10,000 से ज्यादा तेज दबाव वाली पानी की ब्लेड्स एक साथ घुल रही हैं। ब्लड रेज एप की गहरी लाल चमड़ी के चारों तरफ हर एंगल से लपेट रही है, कोई अंधा स्पॉट नहीं। वह आर्मर जैसी सुरक्षा जिस पर सैरा की एस रैंक्ड फ्रॉस्ट क्लीव सिर्फ एक सफेद निशान छोड़ सकी थी,
पानी की धारों के पहले वार में 3 mm गहरा कट जाता है, दूसरे में 7, तीसरे वार तक वह मांसपेशियों की परत तक पहुंच जाती है। ब्लड रेज एप एक असली चीख निकालता है, एक सच्ची चीख। वह अपनी पूरी ताकत से झटकता है, लेकिन पानी की धारें ठोस नहीं है, उन्हें मारने से कुछ नहीं टूटता। एक मुट्ठी टक्कर के पल के लिए धार के पार चली जाती है, फिर तुरंत वापस बंद हो जाती है और काटना जारी रखती है। 3 सेकंड। ब्लड रेज एप का सीधा बाजू कंधे के जोड़ से अलग हो जाता है। एक ब्लेड से कटा नहीं, बल्कि 10,000 पानी की धारों से एक साथ कटा, सर्जरी की सफाई के साथ। ब्लड रेज एप की चीखें बदल जाती हैं। जो बचा है वह सिर्फ मौत का डर है। 5 सेकंड। पानी की धारें अपना आखिरी वार पूरा करती हैं। मैं अपना सीधा हाथ छोड़ देता हूँ। जैसे ही मेरी उंगलियां बंद होती हैं, सभी धारें एक साथ पीछे खींचती हैं, फिर बाहर की तरफ फूट पड़ती हैं। हर तरफ सुनहरी रोशनी की बारिश होती है। टियर 3 पीक लॉर्ड क्लास ब्लड रेज एप अनंत रोशनी के बिंदुओं में घुल जाता है। सुनहरी बारिश मेरे शरीर से 10 सीलियम दूर मुड़ जाती है, मेरे चारों तरफ घूमती हुई पीछे जमीन पर गिरती है। मेरी सफेद स्कूल यूनिफॉर्म इतनी साफ है कि आपकी आंखों को चुभ सकती है। कोर जोन शांत हो जाता है, सचमुच शांत। हवा से मुट्ठी के आकार का एक गहरी लाल क्रिस्टल गिरता है। मेरे सामने फर्श पर 2 बार उछलता है और मेरे पैरों तक लुढ़कता है। एक लॉर्ड कोर। मैं झुकता हूँ और उसे उठा लेता हूँ। मैं उसे अपनी जेब में डाल देता हूँ, बिल्कुल झंग लगे सिक्के के बगल में। मैं खड़ा होता हूँ और लेटन को देखने के लिए मुड़ता हूँ। वह जमीन पर गिरा हुआ है। उसके सीधे हाथ की मांसपेशी में अभी भी डंडे के टुकड़े धंसे हुए हैं। उसकी आंखें पूरी खुली हैं, पुतलियां छोटी होकर पिन पॉइंट्स जैसी हो गई हैं। मैं उसकी तरफ चलता हूँ। मेरी यूनिफॉर्म पर कोई धूल नहीं, मेरे चेहरे पर कोई पसीना नहीं। मैं झुकता हूँ और लेटन की आंखों में देखता हूँ। लेटन के दांत और तेजी से एक दूसरे से टकराते हैं। उसका मुंह हिल रहा है, लेकिन सिर्फ बेमतलब आवाज के टुकड़े निकल रहे हैं। अच्छा बीस्ट ल्यूर पाउडर, मैं बिल्कुल आम तरीके से कहता हूँ। अगली बार अपने लिए एंटीडोट लाना याद रखना, अगर तुम भाग न सको तो। लेटन आखिरकार एक पूरा वाक्य जोड़ पाता है। हेलुसिनेशन। उसकी आवाज पतली और ऊंची है। यह एक हेलुसिनेशन होना चाहिए। तुम एफ रैंक हो, एफ रैंक वाटर ड्रॉप, ये कैसे मुमकिन है? वह अपना सही बायां हाथ उठाता है और अपने चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारता है। तेज आवाज खुली जगह में गूंजती है। सपना नहीं, एक और थप्पड़, नामुमकिन। लिन फैमिली की इंटेलिजेंस के लिए इतना ही काफी है। एफ रैंक कमजोर। मैं उसे 2 सेकंड तक देखता हूँ, फिर खड़ा हो जाता हूँ। खुद को मारना बंद करो, तुम्हारा चेहरा सूज जाएगा। यह कहकर मैंने लेटन को देखना बंद कर दिया और सैरा की तरफ चलने के लिए मुड़ा। पैनल पर शॉक पॉइंट्स अभी भी बढ़ रहे हैं। डिंग लेटन का पूरा विश्वास टूट गया। शॉक पॉइंट्स जमा 300। सैरा अभी भी उसी पोजीशन में है, एक घुटना जमीन पर। दोनों वाइब्रो ब्लेड्स जमीन में धंसे हुए उसके एकमात्र सहारे हैं। उसकी सांस छोटी और धीमी है, लेकिन उसकी आंखें तेज हैं। बर्फ जैसी नीली आंखें मुझे आते हुए देख रही हैं और उनके पीछे इतना कुछ है कि नाम लेना मुश्किल है। झटका, उलझन, हिसाब। तुम्हारी एबिलिटी एफ रैंक नहीं है, वह पहले बोलती है। उसकी आवाज खराब लेकिन साफ है। मैं उसके सामने 3 कदम पर रुक गया। 10 मिनट पहले थी। सैरा शांत हो जाती है। उसके पास 100 सवाल हैं, लेकिन उसकी ट्रेनिंग उसे बताती है कि यह पूछताछ का समय नहीं है। तुम उस एबिलिटी को कितनी देर तक चला सकते हो? वह सबसे जरूरी सवाल पूछती है। उस लड़ाई में मेरी एबिलिटी का 30% खर्च हुआ, काफी है। सैरा सर हिलाती है, फिर वह एक फैसला करती है। वह अपने कोट की अंदर की जेब में हाथ डालती है और एक छोटा कम्युनिकेटर निकालती है। वह लाल बटन दबाती है। मिलिट्री इमरजेंसी चैनल, यह सैरा है, ID सियरा 017। उसकी आवाज एक सिपाही की तरह तेज हो जाती है। एवॉन मूर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट अबैंडन्ड स्टील मिल असेसमेंट जोन में S रैंक या उससे ऊपर की इमरजेंसी चल रही है। पीक लॉर्ड क्लास ब्लड रेज एप को खत्म कर दिया गया है। मैं जख्मी हूँ, साइट पर स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ है, तुरंत मदद चाहिए। दूसरी तरफ से 3 सेकंड की खामोशी, फिर एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज आती है, कसमासाई और नियंत्रित। टियर 3 पीक लॉर्ड खत्म सैरा, कंफर्म। क्या तुमने उसे मारा? सैरा मेरी तरफ देखती है। मैं जमीन पर झुका हुआ हूँ, अपनी जेब से जंग लगा सिक्का निकालकर अपनी उंगलियों के बीच घुमा रहा हूँ। सुनहरी रोशनी के बाद कोर जोन पूरी तरह तबाह हो चुका है और मैं इस सब के बीच में झुका हुआ हूँ, बिल्कुल साफ और बोर दिखता हुआ। वह मैं नहीं थी, सैरा कहती है। तो कौन? जिसने यह किया वह एक स्टूडेंट है जो कॉम्बैट असेसमेंट दे रहा है। सैरा उसे बीच में ही रोक देती है। उसकी आवाज बिल्कुल साफ है। अवेकनिंग पर रजिस्टर्ड एबिलिटी रैंक F। दूसरी तरफ से 5 सेकंड की खामोशी, फिर एक तेज आवाज, एक चाय के कप के टूटने की आवाज। एवनमोर में ईस्टर्न मिलिट्री सबस्टेशन के 3 फ्लोर नीचे मॉनिटरिंग सेंटर की दीवारों में 24 हाई डेफिनेशन स्क्रीन्स लगे हुए हैं। स्क्रीन 7 अबैंडन्ड स्टील मिल जोन को दिखाती है। अभी उस स्क्रीन के सामने 11 लोग इकट्ठे हैं। उनमें से सबस्टेशन का सबसे बड़ा कमांडिंग ऑफिसर जनरल ग्रे, एक बूढ़ा आदमी, 62 साल का, पतला और कमजोर, एक सादी भूरी यूनिफॉर्म पहने हुए, बिना किसी रैंक के निशान के, बायां हाथ में एक चाय का कप पकड़े हुए जहां वह आधा मिनट पहले था। टूटी हुई पोर्सिलेन के टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए हैं। हर किसी की आंखें स्क्रीन 7 पर टिकी हुई हैं। स्क्रीन पर फुटेज को ब्लड रेज एप के दिखने के पल से रिप्ले करने के लिए वापस किया गया है।
पानी के हाथ का कुछ नहीं से बन जाना, पानी की धारों का हमला करना, सुनहरी रोशनी की बारिश। हर फ्रेम को धीमा किया गया और 3 बार चलाया गया। स्क्रीन के सीधे हाथ पर एनर्जी डिटेक्शन डेटा पैनल, जिस पर ब्लड रेज एप को खत्म किया गया। लाल एक्सक्लेमेशन मार्क्स की दीवार बन गया। पीक रीडिंग्स चार्ट से बाहर हैं। रीड, टेक्निकल टीम का हेड, थोड़ा हैरान लगता है। हमने टाइप 7 एनर्जी डिटेक्टर्स लगाए थे। उनकी मैक्सिमम रेंज SSS रैंक तक है। आज वह मैक्स आउट नहीं हुआ बल्कि ओवरफ्लो हो गया। पीक रीडिंग SSS की ऊपरी सीमा से कम 40% ज्यादा थी। मॉनिटरिंग सेंटर में कोई नहीं बोलता। जनरल ग्रे स्क्रीन पर सफेद यूनिफॉर्म में लड़के को घूरता है। रिप्ले उस पल रुका हुआ है जब लड़ाई खत्म होती है। मैं सुनहरी रोशनी से ढके कोर जोन के बीच में झुका हुआ अपने हाथ में एक सिक्का घुमा रहा हूँ। मेरी यूनिफॉर्म पर धूल का एक भी कण नहीं। उसकी फाइल निकालो, जनरल ग्रे कहता है। 30 सेकंड बाद मेरे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स मेन स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं। नाम KL, उम्र 17, अवेकनिंग रैंक F, एबिलिटी वाटर ड्रॉप। नोट्स कुछ नहीं, नामुमकिन हद तक साफ। F रैंक वाटर ड्रॉप। जनरल ग्रे की आंखें फाइल से हट जाती हैं। रीप्ले फुटेज पर वापस। स्क्रीन पर पानी का हाथ आसमान से नीचे आता है। सच कहूं तो उस तस्वीर में कुछ ऐसा है जैसे किसी पुराने फ्रेस्को की खूबसूरती। SSS रैंक से भी ऊपर। रीड अपना डेटा एक बार फिर कंफर्म करता है। जनरल, मेरी जानकारी के मुताबिक पूरे फेडरेशन में अभी सिर्फ 3 रजिस्टर्ड SSS रैंक अवेकनर्स हैं। SSS रैंक से ऊपर के लिए थियोरेटिकल लिटरेचर में एक शब्द है, मिथिक रैंक, लेकिन वह कॉन्सेप्ट 20 साल से एकेडमिक पेपर्स में ही रहा है। अब नहीं। जनरल ग्रे झुकता है और फर्श से अपने चाय के कप का एक टुकड़ा उठाता है। इस फुटेज को सबसे ऊंचे लेवल पर एन्क्रिप्ट करो। इस सेकंड से मौजूद हर कोई, आज जो कुछ भी आपने देखा वह सबसे ऊंचे मिलिट्री लेवल पर क्लासिफाइड है। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को बताने पर मिलिट्री ट्रिब्यूनल। 10 लोग एक साथ जवाब देते हैं। जनरल ग्रे सीधा खड़ा होता है। कम्युनिकेशंस, मुझे सैरा के चैनल से जोड़ो। सैरा, वह स्टूडेंट अभी कहाँ है? बिल्कुल मेरे बगल में। एक छोटा सा रुकाव। वह आयरन क्लैड बीस्ट्स को पलट रहा है। जनरल ग्रे पलक झपकता है। पलट रहा है। जिन्हें उसने पानी की फिल्म से गिरा दिया था वह एक ढेर में थे। कुछ अपनी पीठ के बल फंसे हुए हैं और खुद को सीधा नहीं कर पा रहे। वह उन्हें पलटने में मदद कर रहा है। सैरा के लहजे में कुछ अजीब है। मजाक नहीं, बल्कि एक तरह की बेमतलबी जिसे वह सचमुच समझ नहीं पा रही। जनरल ग्रे पलटने के बारे में और नहीं पूछता। सैरा, तुम्हारे जख्मों का क्या हाल है? 3 पसलियां बुरी तरह जख्मी, बायां फेफड़ा चोटिल, अभी भी ठीक हूं। मदद और मेडिकल टीम रास्ते में है, 6 मिनट में पहुंचेंगे। ध्यान से सुनो। जनरल ग्रे मदद के आने से पहले 2 सेकंड अपने शब्द चुनता है। उस स्टूडेंट के प्रति कोई भी ऐसा काम मत करना जिसे धमकी माना जा सके। कोई पूछताछ नहीं, उसकी हरकत पर कोई रोक नहीं, समझे? एक और बात, वह बीस्ट लूअर पाउडर जो लेटन ने असेसमेंट के दौरान इस्तेमाल किया था, क्या तुमने उसे देखा? मैंने सब कुछ देखा। अच्छा, सबूत संभाल कर रखना। चैनल बंद। जनरल ग्रे मॉनिटरिंग रूम के बीच में खड़ा है। स्क्रीन 7 पर जमी हुई तस्वीर को घूर रहा है। उसके बगल में एक स्टाफ ऑफिसर ध्यान से पूछता है, जनरल, इस स्टूडेंट का क्या करें? क्या करें? शब्द से जनरल ग्रे की भौहें सिकुड़ जाती हैं। उसका क्या करें? वह वापस पूछता है। एक 17 साल का बच्चा जिसे वैनगार्ड बेट यूनिट ने कैनन फॉडर की तरह बाहर धकेल दिया, जिसके कपड़ों पर एक क्लासमेट ने बीस्ट लूअर पाउडर लगा दिया था, जो उस गड़बड़ का फायदा उठाकर उसे खत्म करना चाहता था। और उन हालातों में उसने अपनी छुपी हुई एबिलिटी पावर को बाहर निकाला। और तुम मुझसे सिक्योरिटी रिस्क रेटिंग्स के बारे में बात कर रहे हो? स्टाफ ऑफिसर शांत हो जाता है। जनरल ग्रे कम्युनिकेशंस कंसोल की तरफ चलता है और खुद हैंडसेट उठाता है। मुझे एवन मोरा वेकनर एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो से जोड़ो, फिर फेडरेशन मिलिट्री कमांड से, और आखिर में मुझे 3rd अकेडमी के प्रिंसिपल से बात कराओ। वह रुकता है। जिसने उस स्टूडेंट को वैनगार्ड बेट यूनिट में डाला था। उसका लहजा नर्म है, लेकिन मॉनिटरिंग रूम का तापमान 2 डिग्री गिर जाता है। अबैंडन्ड स्टील मिल के कोर जोन में वापस। हाँ, मैं सचमुच आयरन क्लैड बीस्ट्स को पलटने में मदद कर रहा हूँ। 12 टियर 2 आयरन क्लैड बीस्ट्स मेरे सामने इतने सीधे हैं कि सारा को लगता है वह हेलुसिनेट कर रही है। मैं पानी की एक धार का इस्तेमाल करता हूँ सबसे ऊपर वाले बीस्ट को कमर से उठाने के लिए, और धीरे से उसे पलट देता हूँ ताकि उसके चारों पैर जमीन पर आ जाएं। बीस्ट जमीन पर आता है, खुद को झटकता है और अपना सर नीचे करता है मेरे हाथ को रगड़ने के लिए। रगड़ना बंद करो, तुम मेरी वाटर ड्रॉप एबिलिटी से भी ज्यादा लार टपकाते हो। बीस्ट फिर से रगड़ता है। मैं उसका सर हटा देता हूँ। कोर जोन में हवा कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाती है, फिर से शुरू होती है। बची हुई एनर्जी की लहरों को हर दिशा में धकेल रही है। मैं लॉर्ड कोर को अपनी उंगलियों के बीच पकड़ता हूँ और उसे अपनी हथेली में 2 बार घुमाता हूँ। फिर मैं उसे वापस अपनी जेब में डाल देता हूँ। मेरी आंखें पूरे खंडहर को देखती हैं। 3 चेलों के शरीर अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं, सब ठंडे पड़ चुके हैं। जो अभी भी जिंदा है वह डेक्स है। वह भट्टी के पीछे सिकुड़ा हुआ है, ऐसे कांप रहा है जैसे उसे झटका लगा हो। फिर लेटन है जो एक टूटे हुए खंभे के सहारे खड़ा है। उसका ज्यादातर दिमाग पहले ही टूट चुका है, लेकिन वह अभी भी जिंदा है।
मैं उसकी तरफ चलता हूँ बिना जल्दी किए। मेरे जूते के नीचे कंकड़ चुनचुनाते हैं। हर छोटी आवाज खाली फैक्ट्री में दूर तक जाती है। 2 मीटर, 1.5 मीटर। मैं झुक जाता हूँ। इस दूरी पर सोने और तरल का मिश्रण, गंदी बदबू, पेशाब और पसीना तेज लगता है। मैं पलक नहीं झपकता। लेटन। उसके दांत बजने लगते हैं। मैं पूछता हूँ, तुम जवाब दो। मेरा लहजा शांत पानी जैसा नर्म है। अच्छा जवाब दो और हम इस बात को पीछे छोड़ देंगे। वह शब्द उसके टूटे हुए दिमाग में उतरते हैं और उसकी जीने की इंस्टिंक्ट उन्हें किसी और चीज से पहले पकड़ लेती है। हाँ हाँ, जो भी पूछोगे मैं जवाब दूंगा। बीस्ट लूर पाउडर किसका आइडिया था? मेरे दूसरे चाचा का। 1 सेकंड की भी देर नहीं। लेटन के दूसरे चाचा, लिन फैमिली की दूसरी ब्रांच से। उन्होंने ही मुझे असेसमेंट का इस्तेमाल करके तुम्हें हटाने को कहा था। वजह वह सिक्का था। लेटन की नजर मेरी जेब पर जाती है, फिर ऐसे वापस आती है जैसे जल गई हो। दूसरे चाचा ने कहा था कि सिक्के में एक ऐसी एनर्जी सिग्नेचर है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। एक ए रैंक्ड सीक्रेट रेल्म की पूरी आउटपुट से भी ज्यादा कीमत की। मेरा सीधा हाथ मेरी जेब के अंदर सिक्के की जंग लगी सतह को रगड़ता है। एक ए रैंक सीक्रेट रेल्म 15 बिलियन से शुरू होता है। हैरानी नहीं कि वह शांत नहीं रह सका। और कौन जानता है? सिर्फ दूसरे चाचा और मैं। उन्होंने कहा था कि यह फैमिली काउंसिल तक नहीं जा सकता। बूढ़े पेट्रियार्क को तो बिल्कुल नहीं बताना। अपने लिए रख रहा था। हाँ, सब कुछ जो मुझे जानना था। लेटन मेरे चेहरे को घूरता है। पागलपन से कोई भी निशान ढूंढ रहा है जो कहे कि उसके जवाब उसके जीने के लिए काफी थे। उसे मिल जाता है या उसे लगता है कि मिल गया। मेरे मुंह का कोना थोड़ा हिलता है। वह मोड़ लगभग नर्म लगता है। काइल, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। लेटन की आवाज अपनी हद तक खींचती है। मुझे जाने दो। मैं तुम्हें दूसरे चाचा से निपटने में मदद करूंगा। मैं तुम्हें लिन फैमिली के रिसोर्सेज दिला सकता हूँ। मैं अपना सीधा हाथ उठाता हूँ। उसमें कोई पानी नहीं बनता। 5 उंगलियां फैली हुई, उसके सर के ऊपर हल्के से रखी हुई, बिल्कुल भी वजन नहीं। मैंने तुम्हारी हर बात याद रखी है। मेरी आवाज मेरे हाथ से भी हल्की है। काफी फायदेमंद। शुक्रिया। लेटन उस शुक्रिया से हैरान हो जाता है, लेकिन जो कुछ भी वह आगे कहने वाला था वह कभी बाहर नहीं आता। मेरी सीधी इंडेक्स उंगली लेटन के कान के पीछे की चमड़ी पर दबती है। इंसानी सर के सबसे कमजोर बिंदुओं में से एक। पानी की एक पतली धार बनती है, 8 mm डायमीटर में, इंसानी बाल से भी पतली। पानी की धार अंदर जाती है और मूल बिंदु पर लगती है। लेटन की पुतलियां अपनी आखिरी उलझी हुई नजर पर जम जाती हैं। उसका मुंह आधा खुला रह जाता है। उसका शरीर नहीं गिरता। खंभा और रेल उसकी बेजान मुद्रा को घेरते हैं। जिंदा इंसान से अलग नहीं लगता। पूरी प्रक्रिया आधे सेकंड से भी कम समय लेती है। मैं अपना हाथ पीछे खींचता हूँ। मेरे अंगूठे के एक झटके से मेरी उंगली के सिरे पर लगी बूंद मलबे की दरार में गिर जाती है। फिर सफाई का काम आता है। मैं झुकता हूँ और एक टुकड़ा उठाता हूँ। मुट्ठी के आकार का गहरी लाल एनर्जी के बचे हुए टुकड़े का एक हिस्सा। मैंने उसको लेटन के दाएं कनपट्टी के ऊपर वाले जख्म पर दबाया। वह जख्म पत्थर से बना था जो तब फेंका गया था जब ब्लड रेज एप जमीन से बाहर निकला था। उसमें एनर्जी का टुकड़ा लगा हुआ था। उसका एंगल बाहर से 20 डिग्री ऊपर और अंदर से नीचे था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी तेज धमाके की वजह से उड़ने वाले तेज टुकड़ों का होता है। मौत की वजह साफ है। निशान मिलते जुलते हैं। सबूत काफी हैं। ठीक है। मैं घूमकर भट्टी के पीछे गया। डेक्स ने खुद को एक गोला बनाकर समेट लिया था। हाथ सर के ऊपर थे। हर एक नस तन गई थी। हे! डेक्स बुरी तरह से डरकर हिला। उसके हाथों के बीच से एक खून से भरी आंख दिखी जो मेरी तरफ देख रही थी। मैं नीचे बैठ गया। जब फौज पूछने आए, तुम सच बताना। टेस्ट के दौरान तुम्हारा सामना एक टियर 3 बीस्ट से हुआ था। ऑफिसर सैरा और तुम्हारे ग्रुप ने मिलकर उसको थोड़ी देर तक रोके रखा। मैं एक कोने में छुपा रहा और कुछ नहीं किया। डेक्स हर बात को अपने दिमाग में 2 बार सोचता है। लेटन की बात करें तो मैंने अपनी थोड़ी रेलिंग की तरफ उठाई। लड़ाई के दौरान उसके सर पर ब्लड रेज एप से एनर्जी का टुकड़ा लगा। तुमने अपनी आंखों से यह होते हुए देखा। डेक्स ने मुझे 3 सेकंड तक देखा, फिर इतनी तेजी से सर हिलाया कि उसकी गर्दन में खिंचाव आ गया। ज्यादा मत करना, मैंने खड़े होते हुए कहा। अभी तुम जिस हालत में हो, बातें अटक अटक कर निकलना आम बात है। ज्यादा साफ बोलना तुम्हें फंसा देगा। डेक्स का सर हिलाना धीमा हो गया। डिंग। डेक्स का बहुत ज्यादा डर और झुकना पकड़ा गया। शॉक पॉइंट्स +35। हर छोटी चीज काम आती है। मैं मुड़ा और सारा की तरफ देखा। वह भट्टी के टूटे हुए हिस्से से सहारा लेकर खड़ी थी। उसका कोट उतारा हुआ था और मोड़कर उसकी पीठ के पीछे सहारा देने के लिए रखा था। मैं उसके पास गया। पास में टूटे हुए सामान के मलबे से मैंने एक थोड़ी साफ स्टील की प्लेट निकाली और उसको एक कच्चे प्लेटफॉर्म की तरह लगा दिया। फिर मैंने हवा से पानी निकाला। साफ पानी। हर गंदगी साफ की हुई। मैंने उसको सैरा की तरफ बढ़ाया। पियो। सैरा ने पानी के गोले को देखा जो मेरी हथेली के ऊपर हवा में तैर रहा था। वह थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर अपना सर नीचे किया और एक घूंट लिया। जैसे ही वह पानी नीचे गया, उसके गले से उसके फेफड़ों तक एक ठंडक फैल गई। उसकी टूटी हुई पसलियों का तेज दर्द लगभग 30% कम हो गया। सैरा ने थोड़ा ऊपर देखा। इस पानी में ठीक करने का असर है। मुझे भी पक्का नहीं पता, मैंने सच्चाई से कहा। यह ताकत अभी मिली है। मैंने अभी तक इसकी जानकारी पूरी नहीं पढ़ी। सैरा ने 3 सेकंड तक मेरे चेहरे को देखा।
यह एक जवान चेहरा था, 17 साल की उम्र का, जिसके नक्श अभी बचपन से पूरी तरह बाहर नहीं निकले थे। उतना ही साफ जितना वह धूल मुक्त सफेद यूनिफॉर्म। अजीब लग रहा था क्योंकि वह इतना असली नहीं लगता था। तुम्हारा नाम केएल है, सैरा ने कहा। यह सवाल नहीं था। हाँ, वह पहले वाला काम, भेड़िए की आंख में पानी की बूंद मारना, तुमने जानबूझकर किया था ताकि मैं उसको देख सकूं। मैंने इनकार नहीं किया। क्यों? मुझे किसी को हैरान करना था। जवाब बहुत छोटा था, लेकिन उसमें इतनी बात थी कि सारा कई सेकंड तक चुप रही। दूर से हेलीकॉप्टर के पंखों की आवाज आई। 6 फौजी हेलीकॉप्टर उत्तर पूर्व से उतर कर आए। उनकी रोशनी छोड़ दिए गए स्टील मिल की टूटी हुई दीवारों पर घूम रही थी। हेलीकॉप्टर के दरवाजे खुले। काले कपड़ों में फौजी स्पेशल फोर्सेस नीचे उतरे। मेडिकल टीम सबसे पहले जमीन पर पहुंची। 2 फौजी डॉक्टर दौड़कर सैरा के पास गए। उन्होंने अपनी फर्स्ट एड किट एक ही झटके में खोली। एक और टीम लेटन की तरफ दौड़ी। लेटन अब खुद को थप्पड़ नहीं मार रहा था। वह रेलिंग के पास सिमटा हुआ था। उसकी आंखें कहीं और देख रही थीं। एक डॉक्टर ने उसका जख्मी हाथ चेक किया, फिर एक टॉर्च उसकी आंखों की पुतलियों पर जलाई। वह मुड़ा और टीम लीडर को इशारा किया। दिमागी चोट है, पहले इसको निकालो। अकेला बचा हुआ आदमी को भट्टी के पीछे से घसीटकर निकाला गया। वह बहुत देर से झींगे की तरह मुड़ा हुआ था। उसके चारों हाथ पैर अकड़ गए थे। 3 मरे हुए आदमियों के शरीर काले थैलों में बंद कर दिए गए। वहां का कमांडर एक कर्नल था। उसने पूरे इलाके का जायजा लिया। जमीन पर बिखरे हुए एनर्जी के टुकड़ों और 2 मीटर के गड्ढे को देखते हुए उसका चेहरा बदल रहा था। वह मेरी तरफ आया। मैं उस कच्चे स्टील प्लेट प्लेटफॉर्म पर बैठा था। मेरी उंगलियों पर एक सिक्का घूम रहा था। कुछ देर में 12 लोहे के कवर वाले जानवरों ने खुद ही आधा गोला बना लिया था और मुझे बीच में घेर लिया था। मुझे घेरा नहीं था, बल्कि मेरी रक्षा कर रहे थे। कर्नल 3 मीटर दूर रुका। सभी 12 जानवरों ने एक ही पल में उसकी तरफ सर घुमा लिया। 24 छोटी लाल आंखें एक साथ उस पर टिक गईं। कर्नल ने घूंट भरा। काइल, कर्नल ने दोस्ताना आवाज में बोलने की कोशिश करते हुए कहा। मैं कर्नल कॉलिन हूँ, ईस्टर्न मिलिट्री सबस्टेशन से। जनरल ग्रे ने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। मेरे सिक्के घुमाने वाले हाथ रुक गए। मुझे कहाँ ले जाओगे? सबस्टेशन, कर्नल कॉलिन ने जल्दी से जोड़ा। पूछताछ के लिए नहीं, जनरल ग्रे का बुलावा है। वह तुम्हारे साथ चाय पीना चाहते हैं। मैंने उसको 2 सेकंड तक देखा। क्या हम जानवरों को भी ला सकते हैं? कर्नल कॉलिन ने वापस 12 लोहे के कवर वाले जानवरों को देखा, हर एक 3 टोन का, फिर हेलीकॉप्टर के दरवाजे के साइज को देखा। मुझे ये चेक करना पड़ेगा। पैनल पर नंबर धीरे से बदल रहा था। डिंग। कर्नल कॉलिन का हल्का सा अजीब लगना पकड़ा गया। शॉक पॉइंट्स +15। मैंने सिक्का जेब में रखा और स्टील प्लेट से खड़ा हो गया। मैं ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर में बैठा था, पीठ उसकी दीवार से लगाए, और मेरा नाटक शुरू हो गया। मैंने अपनी ताकत का हर निशान छुपा दिया। मैंने अपनी सांस को 20 बार प्रति मिनट पर ले आया। कंधे थोड़े अंदर की तरफ थे। दाएं हाथ की उंगली मेरे बाएं हाथ की पीठ पर एक ही लय में थपथपा रही थी। एक F रैंक स्टूडेंट जिसकी ताकत सिर्फ बहुत ज्यादा डर की वजह से कंट्रोल से बाहर हो गई थी। कर्नल कॉलिन जो मेरे सामने बैठा था, उसने मेरी हालत देखी। उसने बात शुरू नहीं की। 14 मिनट बाद हेलीकॉप्टर ईस्टर्न मिलिट्री सबस्टेशन में लैंडिंग पैड पर उतरा। मैं हेलीकॉप्टर के दरवाजे का फ्रेम पकड़कर बाहर निकला। मेरे कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे। ज्यादा नहीं किया, कोई पहले से ही पैड पर इंतजार कर रहा था। एक महिला ऑफिसर ने अपना परिचय लेफ्टिनेंट कर्नल मिया के रूप में दिया। वह मुझे जनरल ग्रे से मिलाने ले गई। जगह पूछताछ वाला कमरा नहीं था, यह एक आम चाय का कमरा था। जनरल ग्रे टेबल के दूसरे छोर पर बैठे थे, पतले, बूढ़े और ज्यादा आम दिखने वाले। जैसा मैंने एक जनरल के बारे में सोचा था उससे अलग। सफेद यूनिफॉर्म, कोई रैंक का निशान नहीं। बैठो, उसने अपने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैं बैठ गया। उसने मेरे लिए एक कप चाय डाली और उसको मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने उसको उठाया और एक छोटा घूंट लिया। अच्छी चाय है, मेरे शहर की है। जनरल ग्रे ने अपना कप पकड़ा हुआ था। उनकी नजर भाप के बीच से मुझे लगभग 10 सेकंड तक चुपचाप देखती रही। काफी डर गए थे ना? उसने नरम तरीके से बात शुरू की। मेरा हाथ थोड़ा कांपा, जानबूझकर, जब मैंने कप नीचे रखा। थोड़ा सा, मैंने धीरे से कहा। एक टियर 3 लॉर्ड, वहां मौजूद S रैंक वाले भी उसको रोक नहीं पाए। मैं खुशकिस्मत हूं कि जिंदा हूं। मैंने सारा से सुना है कि तुमने जिंदगी और मौत के पल में एक बहुत ताकतवर एबिलिटी का इस्तेमाल किया था। मुझे पूरी तरह से नहीं पता क्या हुआ, मैंने धीमी आवाज में अपनी रफ्तार कम करते हुए कहा। जब ब्लड रेज एप मेरी तरफ आया, मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था। फिर मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया हो। उसके बाद का कुछ भी मुझे साफ याद नहीं। क्या तुम अब भी वह ताकत इस्तेमाल कर सकते हो? मैंने अपने हाथों की तरफ देखा। कुछ नहीं, चली गई। मेरी आवाज में सही मात्रा में उलझन और गम था। जनरल ग्रे ने 3 सेकंड तक मेरे हाथों को देखा, फिर चाय का घूंट लिया। फिक्र मत करो, ताकत के एकदम से बढ़ने के बाद उसका कुछ देर के लिए चुप हो जाना बिल्कुल आम बात है। मैंने सर हिलाया। हम दोनों जानते थे कि मैं नाटक कर रहा हूं, लेकिन हम में से किसी ने कुछ नहीं कहा। जब वह अपनी तीसरी कप चाय पी रहे थे, दरवाजे पर 2 बार खटखटाहट हुई। लेफ्टिनेंट कर्नल मिया अंदर आई। उसका चेहरा थोड़ा अलग लग रहा था। वह जनरल ग्रे के पास गई और झुककर धीमी आवाज में बोली। जनरल ग्रे का हाथ बीच में ही रुक गया। पक्का हो गया? हाँ, पक्का हो गया। मेडिकल टीम को यह हेलीकॉप्टर में दूसरी जांच के दौरान मिला।
पहली जांच के मुताबिक मौत फौज के आने से पहले हुई थी। उसके अंदर जानवर की एनर्जी के टुकड़े बहुत अंदर तक घुसे हुए थे। फौज के आने से पहले, जनरल ग्रे ने दोहराया, मतलब लड़ाई के दौरान। हाँ, जनरल ग्रे ने पूरी लड़ाई की वीडियो देखी थी। उन्हें याद था कि एनर्जी के टुकड़े हर तरफ बिखरे थे जब डीमन एप को खत्म किया गया था। वह सुनहरी रोशनी की बारिश जो पूरे इलाके के हर हिस्से को ढांप रही थी। एक अकेला टुकड़ा लेटन के सर के खास हिस्से में घुस गया। इतनी अफरा तफरी में हिसाब से यह बिल्कुल हो सकता था। परिवार को बता दो, जनरल ग्रे ने कहा। इसको लड़ाई में मरे हुए की तरह देखो। जी सर। लेफ्टिनेंट कर्नल मिया मुड़ी और चली गई। दरवाजा बंद हो गया। चाय के कमरे में फिर से सिर्फ 2 लोग थे। जनरल ग्रे ने मेरी तरफ देखा। मैं अपनी चाय की कप को पकड़े हुए था। दोनों हाथ थोड़े कांप रहे थे। आंखें नीचे चाय में छुपी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी भी डर में हो और अभी तक ठीक न हुआ हो। जनरल ग्रे ने कुछ नहीं पूछा। उसने मेरा कप फिर से भर दिया। 20 मिनट बाद मुझे मेडिकल रूम ले जाया गया। चाय के कमरे से बाहर निकलते हुए मैं कॉरिडोर के मोड़ पर मुड़ा और सारा से टकरा गया। उसने साफ फौजी मरीज का गाउन पहना हुआ था। उसके सीने और पीठ पर मोटी पट्टियां बंधी थीं। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, लेकिन उसकी वह बर्फीली नीली आंखें बहुत तेज थीं। सर, तुम्हारी ताकत वापस नहीं आई? कौन सी ताकत? मैंने पलक झपकाई। सर, मैं तो बस एक एफ रैंक स्प्लैश यूजर हूं। पहले जो हुआ वह शायद डर की वजह से था। डर ने ही उसको मुझसे निकाल दिया। अभी मैं अपनी उंगलियों से एक बूंद भी नहीं निकाल सकता। सैरा ने मेरे चेहरे की हर नस को देखा। यह एक जवान चेहरा था। चेहरे पर मासूमियत थी, उलझन थी और थोड़ा सा डर और शर्म भी। बहुत असली लग रहा था। अगर उसने मुझे अकेले एक रैंक 3 ओवरलॉर्ड को दबाते हुए न देखा होता तो वह शायद मान लेती। डर की वजह से। उसने यह शब्द अपने मुंह में दोहराए, एफ रैंक स्प्लैश। तो डर के मारे तुमने तूफान वाले बादल बुला लिए, और डर के मारे तुमने एक सबसे ताकतवर रैंक 3 ओवरलॉर्ड को हजारों तेज पानी की धारों से रोशनी के छोटे टुकड़ों में घोला दिया। सैरा ने मुझे घूरा। मैंने उसको वापस देखा। यह घूरना 5 सेकंड तक चला। ठीक है, सारा पहले बोली। भी के लिए तुम्हारी कहानी मान लेती हूँ। उसने अपने मरीज वाले गाउन की जेब में हाथ डाला और एक कार्ड बाहर निकाला। सोने के किनारे थे। सामने 8 कोनों वाला सितारा बना था। जांगजो कॉलेजिएट लीग का निशान। जांगजो कॉलेजिएट लीग अगले बुधवार को शुरू हो रही है। सैरा की आवाज फिर से फौजी तरीके से साफ हो गई। यह मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन पास है। इससे तुम एकेडमी के शुरुआती टेस्ट को छोड़ सकते हो और अकेले हिस्सा ले सकते हो। मैंने कार्ड लिया और जेब में रख लिया। शुक्रिया सर। सैरा मुड़ी और चली गई। 3 कदम चलकर वह रुकी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेटन चला गया। उसकी आवाज में कोई जज्बा नहीं था। अभी जनरल ग्रे ने चाय के कमरे में इसका जिक्र किया था। मेरा जवाब बिल्कुल सही रफ्तार से आया। इतना अचानक, कितना नुकसान हुआ? सैरा 2 सेकंड तक खड़ी रही, फिर आगे बढ़ गई। मैं दीवार से टिक गया और कार्ड को वापस अपनी जेब से निकाला। मैंने उसको फ्लोरेसेंट लाइट की तरफ ऊपर उठाया। कॉलेजिएट लीग का ए स्टेज। ज्यादा लोग, ज्यादा साधन, ज्यादा लोग AWE पैनल में मदद करने वाले। पैनल धीरे से चमक रहा था मेरी नजर के ऊपर दाएं तरफ। अभी AWE बैलेंस 13,740 पॉइंट्स है। यह नंबर अभी भी बढ़ रहा है। पूरे मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के लोग मेरी कहानी एक दूसरे को बता रहे हैं। हर नया आदमी जो ये कहानी सुनता है थोड़े थोड़े पॉइंट्स देता है। लिन की हवेली, जांगजो के पश्चिमी इलाके में। आंगन के बीच में रखी हुई शीशम की टेबल, 300 साल पुरानी, अब 2 टुकड़ों में थी। लॉर्ड लिन ने अपना दायां हाथ पीछे किया। लकड़ी के टुकड़े अभी भी हवा में घूम रहे थे। वह 60 साल के शुरुआती उम्र में थे। उनके सफेद बाल बिल्कुल साफ थे। एक ही बार में 3 इंच मोटी शीशम की लकड़ी बीच से साफ 2 हिस्सों में टूट गई थी। उनकी नजर उनके सामने रखी फौज की ऑफिशियल रिपोर्ट पर टिकी। काले रंग की स्याही सफेद कागज पर, सीधी भाषा में, तुम्हारा बेटा मर गया है। मौत की वजह, लड़ाई के दौरान एक रैंक 3 ओवरलॉर्ड क्लास बीस्ट के एनर्जी शार्ट से उसके जरूरी हिस्से पर चोट लगी और वह वहीं मर गया। सीन की तस्वीरें साथ में हैं। जांच रिपोर्ट पर मिलिट्री के फर्स्ट क्लास असेसर के दस्तखत हैं। लॉर्ड लिन की नजर केल नाम पर 5 सेकंड तक रुकी रही। रैंक एबिलिटी स्प्लैश। जांच के दौरान उसकी एबिलिटी में स्ट्रेस सर्ज आया, जिससे उसने थोड़ी देर के लिए अपने रैंक से ज्यादा ताकत दिखाई और बीस्ट को भगाने में मदद की। दूसरे भाई। हॉल के लेफ्ट तरफ की परछाइयों से एक आदमी जो अधेड़ उम्र का था आधा कदम आगे बढ़ा। लियोन, लिन फैमिली के गुप्त कामों का हेड। वह प्लान तुम्हारा था? लॉर्ड लिन ने यह सवाल की तरह नहीं पूछा। लियोन का गला हिला। सिर्फ एक ही बात हो सकती थी। मिलिट्री रिपोर्ट में कुछ ऐसा था जिसने लॉर्ड लिन को शकी बना दिया था। वह खत जो उसने लेटन को पढ़ने के बाद जलाने को कहा था, क्या लेटन ने सच में उसे जलाया? वह नहीं जानता, क्योंकि लेटन अब नहीं है। बड़े भाई। लियोन ने अपनी सांस को संभाला। लेटन मेरा भतीजा था। मैं सबसे ज्यादा। बस करो। लॉर्ड लिन ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसकी नजर हॉल के राइट तरफ के दरवाजे के फ्रेम पर चली गई। उस दरवाजे के फ्रेम से लगा हुआ एक नौजवान खड़ा था, 22 साल का, सफेद कपड़ों में। उसकी कमर पर 3 फुट की तलवार लटक रही थी। केडन, लिन फैमिली की इस जनरेशन का सबसे बड़ा जीनियस। एस रैंक एबिलिटी, प्लेटिनम ब्लेड ऑरा, मिड टियर रैंक 3। पिताजी, समय सही है। मिलिट्री की लेटन की मौत की कहानी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यह नहीं है। काइदन ने अपनी कमर से तलवार उठाई और उसे अपने सामने सीधा पकड़ लिया।
बात यह है कि जो बच गया काइल एफ रैंक डिकॉय स्क्वाड का, जिसे सबसे पहले मरना चाहिए था, उसके बजाय उसके बैच का हर लड़ने वाला सदस्य मर गया है और वह हेलीकॉप्टर पर बिल्कुल ठीक वापस आया है। उसने अपना सिर झुकाया। दिलचस्प, चाहे जैसे भी देखो। लॉर्ड लाइन अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए, टूटी हुई टेबल के पार अपने बड़े बेटे को देखते हुए। तुम कह रहे हो कॉलेजिएट लीग? अगले बुधवार को। केडन ने तलवार को थपथपाया। जांगजो का हर अवेकनर स्टूडेंट उस पूल में होगा। अगर काइल उसमें हिस्सा लेता है तो तुम स्टेज पर अपने भाई की तरफ से कुछ सवाल पूछ सकते हो, नियम के अंदर रहते हुए। लॉर्ड लिन ने वाक्य पूरा किया। काइदन थोड़ा सा मुस्कुराया। क्या पूछूं? एक एफ रैंक उस स्टेज पर आता है और मैं उसे एक ही मूव में खत्म कर देता हूं। सवाल पूछने का टाइम नहीं मिलेगा तो एक ही मूव। लॉर्ड लिन की आवाज फिर से शांत हो गई। उसने एक उंगली उठाई। मुझे वह सिक्का ला दो। पास खड़ा लियोन सख्त हो गया। लॉर्ड लिन ने उसकी तरफ देखा। दूसरे भाई, क्या तुम्हें सच में लगा कि मुझे कुछ नहीं पता था जो तुम और लेइटन बंद दरवाजों के पीछे कर रहे थे? लियोन की पीठ पूरी तरह पसीने से भीग गई। तुम उसे अपने पास रखना चाहते थे। लेइटन उसमें फंस गया। काम बिगड़ गया और एक जान चली गई। यह बात यहीं खत्म होती है। लॉर्ड लिन ने टूटी हुई टेबल के नीचे से रिपोर्ट निकाली। सिक्का काइडन को दे दो सही तरीके से। अपनी शैडो यूनिट को वापस बुला लो। लियोन ने कुछ नहीं कहा। काइडन ने तलवार को वापस अपनी कमर पर लटका लिया। वह हॉल से बाहर निकल गया। गलियारे से होते हुए पत्थर की सीढ़ियों पर रात की हवा घाटी से अंदर आई, उसके सफेद चोगे का दामन उठाती हुई। वह रुका और अपनी तलवार को देखा। एक एफ रैंक कमजोर, एक एबिलिटी स्ट्रेस सर्ज। ये कहानी आम लोगों पर चल जाती है, लेकिन उस पर एक सपोज्ड सर्ज के बाद भी मिलिट्री के सवालों का जवाब देने के लिए काफी तेज टेस्टिंग में साथ देना और घटनाओं को बिल्कुल सही तरतीब से बताना। ऐसी सफाई सर्ज जैसी नहीं लगती, ये तो एक परफॉर्मेंस लगती है। उसने तलवार को 3 इंच बाहर निकाला और वापस अंदर कर दिया। तेज धातु की आवाज रात की हवा में दूर तक गई। लीग में मिलते हैं। उसकी आवाज हवा से भी ज्यादा ठंडी थी। सोमवार को मैं जांगजो फर्स्ट एकेडमी वापस आ गया। स्कूल में 2 चीजें ऐसी थीं जो मेरे जाने से पहले नहीं थीं। फ्यूनरल ने गेट को रीसेट कर दिया और मेरे बारे में अफवाहें। क्या तुमने सुना? काइल ने सच में जांच में एक रैंक 3 बीस्ट को हरा दिया। हो ही नहीं सकता। वह एफ रैंक स्प्लैश है। वह उसे हराने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकता है? लेकिन वह बच गया। 4 में से 3 बी रैंक कॉम्बैट मेंबर्स नहीं बचे और एक एफ रैंक बिल्कुल ठीक चला गया। किस्मत वाला होगा शायद। मैं मैदान के पार चलता हूँ और पूरे रास्ते यही सुनता हूँ। पैनल मेरे लिए नंबर्स मार्क करता है। हर वह आदमी जो अफवाह फैला रहा है वह 1 से 3 AWE पॉइंट्स देता है। मच्छरों का झुंड। मैंने उसे जाने दिया। मैं एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में 3री मंजिल पर गया और ऑफिस का दरवाजा खोला। अंदर एक मीटिंग चल रही थी। दूर किनारे पर बड़ी डेस्क के पीछे डायरेक्टर हार्वी बैठे थे, जो जांगजो फर्स्ट एकेडमी के प्रिंसिपल हैं। मैं 2 कदम आगे बढ़ा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबसे करीब वाली डेस्क पर पटक दिया। प्रिंसिपल, कृपया कॉलेजिएट लीग के रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर मोहर लगा दीजिए। डायरेक्टर हार्वी अपनी डेस्क के पीछे से उठे। खड़े होने पर उनकी मौजूदगी काफी भारी लगती है। एक रैंक 3 अवेकनर का शरीर एक नेचुरल दबाव रखता है जिसे आम लोग खुद ब खुद महसूस करते हैं। वह पास आए, फॉर्म उठाया और उसे ऊपर से नीचे तक पढ़ा। एफ रैंक स्प्लैश डिकॉय स्क्वाड। उसने फॉर्म को वापस डेस्क के बगल में कचरे के डिब्बे के ऊपर रख दिया। काइल, क्या तुम समझते हो कि इस स्कूल के लिए कॉलेजिएट लीग का क्या मतलब है? डिकॉय स्क्वाड का एक एफ रैंक अंदर आता है, हार जाता है और हमें शर्मिंदा करता है, जख्मी हो जाता है, और ये और भी बुरा है, तुम्हारे इलाज का खर्चा कौन उठाएगा? बात सही थी। मैंने उसे पूरा करने नहीं दिया। मैंने अपनी यूनिफॉर्म की अंदर वाली जेब में हाथ डाला और वह कार्ड निकाला जो सारा ने मुझे दिया था। सोने के किनारे वाला 8 कोना सितारा निशान। मेजर सारा का पर्सनल रिकमेंडेशन पास। इससे मैं एकेडमी के क्वालिफायर्स को छोड़कर एक इंडिपेंडेंट के रूप में कम्पीट कर सकता हूँ। मोहर लगाने से टेक्निकली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्कूल के थ्रू जाना एकेडमी की इज्जत के लिए बेहतर लगता है। डायरेक्टर हार्वी ने हाथ बढ़ाया और कार्ड ले लिया। जैसे ही उनकी उंगली कार्ड की सतह को छुई, उनकी छोटी आंखें आधा मिलीमीटर और खुल गईं। एक एस रैंक औरत एक एफ रैंक स्टूडेंट को पर्सनल रिकमेंडेशन दे रही है। तुम इसे जैसे भी पढ़ो, इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसे वह भड़का नहीं सकते। उन्होंने एक बहुत ही डायरेक्टर हार्वी जैसा फैसला लिया। उन्होंने कार्ड मुझे वापस दिया और फॉर्म उठाया। उन्होंने ड्रॉर से ऑफिशियल मोहर निकाली। फंक, मोहर लगा दी। मैं तुम्हारे लिए फॉर्म सबमिट कर दूंगा। डायरेक्टर हार्वी के चेहरे पर एक बिल्कुल सही मुस्कुराहट आ गई। कंपटीशन के लिए शुभकामनाएं। काफी तेज बदलाव। मैंने कार्ड जेब में रखा, सिर हिलाया। शुक्रिया प्रिंसिपल। फिर मैं चला गया। दरवाजा मेरे पीछे बंद हो गया। बाहर गलियारे में पैनल चमका। डिंग। डायरेक्टर हार्वी की इमोशन डिटेक्ट हुई। शर्मनाक हार, कुल पॉइंट्स प्लस 45। डिंग। ऑफिस में मौजूद 6 लोगों की मिक्स्ड इमोशंस डिटेक्ट हुई। कुल पॉइंट्स ऐड हुए 30 एप्स। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए मैं एंट्रेंस पर किसी से टकराया। मैं उसे नहीं जानता था, पैनल जानता था। अजीब डिटेक्शन ट्रिगर हुई 12 मीटर्स पर। टारगेट केडेंस, एबिलिटी रैंक एस, इमोशनल स्टेट, शांत जांच। सीढ़ियों के नीचे एक नौजवान खड़ा था सफेद शर्ट में। उसकी कमर पर तलवार लटक रही थी। केडन। हमारी आंखें थोड़ी देर के लिए मिली।
काइडन की नजर मेरे चेहरे से मेरे हाथ में मौजूद रजिस्ट्रेशन रिसीप्ट पर गई, फिर वापस। उसने कुछ कहा, ज्यादा जोर से नहीं, बस इतना कि हमारे बीच की दूरी तक आवाज पहुंच जाए। काइल, ज्यादा जल्दी बाहर मत हो जाना। फिर वह चला गया। लंबे कदम। मैंने उसकी पीठ देखी। पैनल बिल्कुल शांत था। काइडन की इमोशन अभी शांत। जांच, कोई नफरत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, जीरो कंट्रीब्यूशन। एक सच्चा ताकतवर आदमी एक चींटी को देखकर कोई इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं देता। वह तभी देखता है कि उसके पैरों के नीचे क्या है जब वह उस पर कदम रखने वाला होता है। मैंने रिसीप्ट को मोड़कर अपनी पहले से भरी हुई जेब में डाल दिया। मुझे इस आदमी को कुछ महसूस कराना है और उसे जरूरी बनाना है। रात के 11 बजे, जांगजो सैल्वेज यार्ड। मैंने एक पतली वाटरलाइन लॉक मैकेनिज्म में डाली और उसे खोला। जो मैं ढूंढ रहा हूं उसे रिफाइन करने की जरूरत नहीं है, उसे हथियार होने की भी जरूरत नहीं है। सिस्टम के ट्रांसम्यूटेशन फंक्शन का डिस्क्रिप्शन साफ है। किसी भी चीज को उसके बुनियादी लेवल पर बदलना। क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि कितने पॉइंट्स लगाए गए और टारगेट की बेस पोटेंशियल क्या है। मेटल सेक्शन के सबसे गहरे कोने में मेरा हाथ एक ठंडी मेटल रॉड पर पड़ा। 1.6 मीटर्स लंबी, 3 सेंटीमीटर डायमीटर की, ठोस। मैंने उसे बाहर निकाला। रॉड बहुत जंग लगी हुई थी। एक तरफ पेच थे, दूसरा छोर एक चपट्टी बेलचा नुमा सिर से जोड़ा हुआ था, एक ड्रेन साफ करने वाली रॉड। मैंने उसे अपने हाथ में तोला, लगभग 3 केले तक। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे की तरफ 3 इंच पर था। मैंने उसे एक बार घुमाया, एहसास बुरा नहीं था। मैंने रॉड को अपने कंधे पर रखा और ढूंढता रहा। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप सेक्शन से मैंने एक एलॉय डिस्क निकाली जो डिस्कस के साइज की थी। कंस्ट्रक्शन डेब्री सेक्शन से मैंने मुट्ठी भर का एक काला पत्थर उठाया। मैंने तीनों को जमीन पर एक लाइन में रख दिया। मैं नीचे बैठा, ड्रेन रॉड को अपने सामने सीधा रखा। पहले इसे ट्राई करता हूँ। ट्रांसम्यूटेशन कंफर्म करो। टारगेट, ड्रेन साफ करने वाली रॉड, बेस पोटेंशियल रेटिंग डी। कम बेस पोटेंशियल रेटिंग का मतलब है कि उतने ही पैसे लगाने पर कम आउटपुट मिलेगा। लेकिन मैं कुछ खास नहीं ढूंढ रहा हूँ। मुझे एक ऐसा हथियार चाहिए जो अगर सी रैंक अवेकनर इक्विपमेंट के रूप में रजिस्टर हो तो शक पैदा न करे। बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होने से ध्यान आता है, बस ठीक होना सुरक्षित है। 2000 पॉइंट्स लगाओ। पैनल के नंबर्स बदलने लगे। बदलाव रॉड के दोनों छोरों से शुरू हुआ। जंग उतरा नहीं, वह बाहर की परत से अंदर की तरफ घुस गया, एब्जॉर्ब हो गया, टूट गया, किसी अनजान ताकत से वापस बन गया। रॉड के साथ के गड्ढे भर गए। रंग जंग रेड से ठंडे गहरे नीले काले में बदल गया। 3 सेकंड्स। जमीन पर 1.6 मीटर की नीली काली मेटल रॉड पड़ी थी, सतह साफ, मैट फिनिश। एक छोर पर पेच गायब थे, दूसरे छोर पर बेलचा नुमा सिर 3 प्रॉन्च्ड स्ट्रक्चर बन गया था, एक त्रिशूल। ट्रांसम्यूटेशन पूरी हुई। आइटम का नाम टाइड क्रेस्ट ट्राइडेंट, ग्रेड C+, मटीरियल एबिसल आयरनाइट प्योरिटी 91%। ट्रेट 1 वाटर अफिनिटी, वाटर टाइप एबिलिटी का खर्चा 15% कम। ट्रेट 2 अनयील्डिंग हार्डनेस, उसी ग्रेड के हथियारों से 200% ज्यादा। स्टैंडर्ड B रैंक हथियार इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक C+ ग्रेड का हथियार जिसमें B रैंक की डिफेंसिव हार्डनेस है। इसका मतलब है कि लीग में B रैंक या A रैंक के ओपोनेंट्स का सामना करते वक्त मेरे हथियार पर उनके हमले बेअसर रहेंगे। ठीक है, आम सा एक छुपा हुआ फायदा। मैंने टाइड क्रेस्ट ट्राइडेंट उठाया और उसे 2 बार घुमाया। हवा के कटने की आवाज एक हल्की रेजोनेंस के साथ आई, जैसे पानी किसी चीज को काट रहा हो। मैंने सिस्टम की अपग्रेडेबल स्किल लिस्ट चेक की। पैनल पर ऑप्शंस की एक लाइन दिखाई दी। एक स्प्लैश, F रैंक, ट्रांसम्यूटेशन कॉस्ट 500 पॉइंट्स। 2 ओशंस रॉथ हाइड्रो स्लैश, ट्रांसम्यूटेशन कॉस्ट 8000 पॉइंट्स। 3 ओशंस रॉथ स्टॉर्म कॉल, ट्रांसम्यूटेशन कॉस्ट 10,000 पॉइंट्स। 4 ओशंस रॉथ टाइड टेमिंग, ट्रांसम्यूटेशन कॉस्ट 6000 पॉइंट्स। एक SSS प्लस सबस्किल को ट्रांसम्यूट करने में एक आइटम को ट्रांसम्यूट करने से कई गुना ज्यादा खर्चा आता है। मेरा अवेलेबल बैलेंस 10,210 है। एक प्राइमरी स्किल हाइड्रो स्लैश के लिए काफी है। ये मेरा सबसे खतरनाक सिंगल टारगेट अटैक है। डीमन एप इसी मूव से धूल बन गया था। ट्रांसम्यूट हाइड्रो स्लैश का खर्चा $8000 था। इस बार बदलाव बाहर नहीं, अंदर हुआ था। अंदर का कोर तेजी से उठा और एनर्जी का सिस्टम खुद को ठीक करने लगा। ये काम लगभग 7 सेकंड्स तक चला, फिर सब ठीक हो गया। बदलाव पूरा हो गया। स्किल का नाम है ओशंस व्राथ हाइड्रो स्लैश। ये अपग्रेड होकर ओशंस व्राथ ब्लेड रिकॉल बन गया। इसका रैंक SSS प्लस है। पानी की लाइन की ताकत बढ़कर 50,000 हो गई और इसका सबसे ज्यादा दबाव 12,000 एटमॉस्फेयर्स है। नई खासियत है रिकॉल। अब पानी की लाइन एक बार काटने के बाद खत्म नहीं होती, वह अपने आप इस्तेमाल करने वाले के पास वापस आ जाती है और एक सुरक्षा की दीवार बनाती है जिसमें हमला और बचाव दोनों है। एनर्जी का सही इस्तेमाल बढ़ गया। उतनी ही ताकत निकालने पर एनर्जी का खर्चा 40% कम हो गया। इसका मतलब है कि जो शरीर पहले पूरी ताकत से 2 मिनट्स तक काम कर सकता था, अब 3 मिनट्स और 20 सेकंड्स तक चल सकता है। और रिकॉल की खासियत का मतलब है कि मेरा हर वार मेरे चारों तरफ सुरक्षा की एक और परत बना देता है। लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, मेरी सुरक्षा उतनी ही मजबूत होती जाएगी। मैंने टाइड क्रेस्ट ट्राइडेंट को जमीन में गाड़ दिया। मैं एक मेटल के रैक से टिक कर खड़ा हो गया और अपनी हथेली को देखने लगा। बैलेंस 4210 है, ज्यादा बचा नहीं है, मुझे ध्यान से खर्च करना होगा। लीग अगले वेंसडे को शुरू होगी। वेंसडे को जांगजो अरीना में। मैं खिलाड़ियों के अंदर जाने वाले दरवाजे से अंदर गया। मैंने गेट पर सारा का कार्ड स्कैन किया।
जैसे ही गेट ने कार्ड पढ़ा, पास खड़े रजिस्ट्रेशन वाले आदमी ने मुझे दोबारा देखा। काइल, रजिस्टर्ड एबिलिटी रैंक एफ, सिफारिश। अभी स्कैन किया गया कार्ड सारा ने दिया है। उस आदमी ने अंदर के सिस्टम में कुछ टाइप किया। नतीजा देखकर उसके चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। आगे बढ़िए। मैं खिलाड़ियों के इंतजार करने वाले एरिया में होल्डिंग रूम C17 में चला गया। मैंने अपनी पीठ पर रखे कैनवस बैग से टाइड क्रेस्ट ट्राइडेंट निकाला और उसे दीवार से टिका दिया। रोशनी में ट्राइडेंट का नीला काला डंडा ज्यादा चमक नहीं रहा था। अभी का टोटल बैलेंस 4580 है। पिछले 5 दिनों में 300 बढ़ गया है। मॉस्किटो स्वार्म का असर अभी भी चल रहा है, लेकिन बदलाव धीमा हो रहा है। मुझे कुछ नया चाहिए। उद्घाटन समारोह दोपहर के 1 बजे शुरू होता है। जब मैं टनल से बाहर निकला तो बड़ी स्क्रीन पर खिलाड़ियों की जानकारी चल रही थी। जब स्क्रीन मुझ पर आई तो भीड़ की तालियों में एकदम से खामोशी आ गई। खिलाड़ी 121 केएल, जंगजो फर्स्ट एकेडमी, रजिस्टर्ड एबिलिटी रैंक एफ, एबिलिटी स्प्लैश। अरीना में 28,000 लोगों में से कम 25,000 ने वह एफ रैंक देखा। वेस्ट जनरल एडमिशन सेक्शन में एक टकला आदमी तेज आवाज में खड़ा होकर चिल्लाया, एफ, फ्रैंक। और अगर फ्रैंक को स्टेज पर आने दिया जाता है। ये किसका आदमी है? ये बात एक चिंगारी थी। उसके आसपास का एरिया शोर से भर गया। क्या कोई गलती हो गई है? क्या एफ रैंक का मतलब सिर्फ पानी थूकना नहीं होता? धोखा है, पूरा धोखा है। मेरी आंखों के सामने वाला पैनल तेजी से चलने लगा। सभी पॉइंट्स +3, +2, +5। 10 सेकंड्स में 20 से ज्यादा एंट्रीज। हर एक छोटी थी लेकिन टोटल में बहुत ज्यादा। मैंने अपना सर नीचे रखा और खिलाड़ियों की लाइन में अपनी जगह पर चला गया। मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन मेरे पैनल के नीचे दाएं तरफ का बैलेंस 4580 से 4917 हो गया। 300 से ज्यादा पॉइंट्स, 1 मिनट की एंट्री फी। उद्घाटन समारोह खत्म हो गया। अब ड्रॉ शुरू हुआ। बड़ी स्क्रीन पर खिलाड़ियों के नंबर चलने लगे। ग्रुप 37, खिलाड़ी A121 केल, F रैंक स्प्लैश। खिलाड़ी B78 बोल्ट, B रैंक आयरन स्किन रीइंफोर्समेंट। भीड़ 2 हिस्सों में बढ़ गई। एक तरफ के लोग हंसे, क्या यह मुफ्त की जीत नहीं है? दूसरी तरफ के लोग गुस्से में थे। कमिटी, क्या आप इसको रैंडम ड्रॉ कहते हैं? F, फ्रैंक वर्सेस B रैंक, क्या यह जानबूझकर किया गया था? VIP सेक्शन में काइडन स्क्रीन पर मैच की लिस्ट देख रहा था। उसने अपनी उंगलियों से 2 बार तलवार की म्यान पर थपथपाया। बोल्ट, उसने अपने सहायक से कहा। सहायक ने सर हिलाया। स्पोर्ट्स एकेडमी के लोग सीधे साधे होते हैं, उनमें कोई रोक टोक नहीं होती। मैं किस ग्रुप में हूँ? ग्रुप 51। आपका विरोधी क्लाउड पीक एकेडमी से C रैंक का है। कोई बात नहीं। उसकी नजर स्क्रीन से हटकर खिलाड़ियों की लाइन में खड़े उस ग्रे ब्लू यूनिफॉर्म वाले आदमी पर पड़ी। अगर बोल्ट जीतता है तो अगले राउंड में मेरा उससे सामना होगा। सहायक ने एलिमिनेशन ब्रैकेट खोला। ग्रुप 37 और 51 राउंड 2 में मिलेंगे। केडन ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। उसने यह नहीं बताया कि अगर बोल्ट हार जाता है तो क्या होगा, क्योंकि वहां मौजूद लगभग सभी लोगों की तरह उसने भी उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। F रैंक का B रैंक के खिलाफ अगर का कोई सवाल ही नहीं। शुरुआती राउंड एक के बाद एक चलते रहे। मैं ग्रुप 37 में हूँ। मेरे आगे 36 मैचेस थे, लगभग 2 और आधे घंटे का समय। मैंने खिलाड़ियों के आराम करने वाले एरिया में एक कुर्सी ढूंढी, टाइड क्रेस्ट ट्राइडेंट को अपने घुटनों पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। भीड़ की तालियां लहरों की तरह आ रही थी। 2 घंटे से ज्यादा के बाद घोषणा हुई। ग्रुप 37 के खिलाड़ी कृपया स्टेज पर आएं। जब मैं टाइड क्रेस्ट ट्राइडेंट के साथ स्टेज पर आया, बोल्ट पहले ही दूसरी तरफ वार्म अप कर रहा था। उसके दोनों हाथ आयरन स्किन रीइंफोर्समेंट की शुरुआती हालत में थे। उसकी स्किन पर गहरी ग्रे रंग की धातु जैसी चमक थी। साइज का फर्क साफ दिख रहा था। वह 1.9 से 2 मीटर्स लंबा था, 110 किलोग्राम्स का। मैं 1.75 मीटर्स और 65 किलोग्राम्स का हूँ। मैंने एक फीका ग्रे ब्लू यूनिफॉर्म पहना था और एक ट्राइडेंट पकड़ा हुआ था जो मुझसे आधा सर छोटा था। 3 सेकंड्स में खत्म। भीड़ में से किसी ने ताना मारा। जजेस के पैनल ने नियम पढ़े। बोल्ट ने अपनी उंगलियां चटकाई। आयरन स्किन का आयरन स्किन से टकराना एक धीमी आवाज करता है। तुम काइल हो, है ना? मैं सीधी बात करता हूं तो पहले ही बता देता हूं। इस स्टेज पर मैं पीछे नहीं हटता, लेकिन ताकत को कंट्रोल करूंगा। ज्यादा से ज्यादा हड्डियों और मांसपेशियों को थोड़ा नुकसान होगा। 2 महीने में ठीक हो जाओगे, डरो मत। मैंने उसकी तरफ देखा। लेकिन जब तुम हड्डियों और मांसपेशियों के नुकसान की बात करते हो तो किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारे या मेरे? बोल्ट का चेहरा एक पल के लिए खाली हो गया, फिर वह हंसा। वाह, हिम्मत है। पहला F रैंक है जो मुझसे ऐसे बात कर रहा है। ठीक है, अगर तुम मेरा एक पंच झेल गए तो मैं तुम्हें डिनर कराऊंगा। मैंने सर हिलाया। याद रखना, मैं बहुत खाता हूँ। हेड रेफरी के पीछे हटने से पहले मैं बोला, ज्यादा जोर से नहीं, लेकिन आवाज बढ़ाने वाला सिस्टम बहुत सेंसिटिव था। सिर्फ ये साफ करने के लिए अरीना में शोर आधा कम हो गया। मेरा रजिस्टर्ड रैंक F है। मेरी एबिलिटी स्प्लैश है। ये जानकारी सही है। मैं रुका, लेकिन पिछले महीने के फील्ड असेसमेंट के बाद मेरी एबिलिटी में बदलाव आया है। मिलिट्री ने रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। स्कूल की जानकारी अभी तक अपडेट नहीं हुई है। मैंने टाइड क्रेस्ट ट्राइडेंट को नीचे किया और उसे स्टेज के फर्श में गाड़ दिया। मेरा अभी का असली रैंक C एबिलिटी वाटर फ्लो कंट्रोल है। 1 सेकंड की खामोशी, फिर भीड़ में धमाका हो गया। C रैंक, एक ही बार में F से C, इतने रैंक्स का बदलाव, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं।
वीआईपी सेक्शन में काइडन का सहायक पास आया और धीरे से एनालिसिस किया। अगर वाटर फ्लो कंट्रोल रैंक असली है तो यह एफ रैंक से काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन बोल्ट के बी रैंक आयरन स्किन के सामने यह अभी भी एक लेवल नीचे है। नतीजा नहीं बदलेगा। केडन ने कुछ नहीं कहा। वह रैंक के नंबर नहीं देख रहा था, वह यह देख रहा था कि मैं इस जानकारी को इस खास वक्त पर क्यों बता रहा हूँ। अगर किसी का सच में सिर्फ सी रैंक है तो बोल्ट जैसे बी रैंक वाले के सामने सबसे अच्छी चाल ये है कि बस लड़ाई करो और कुछ मत कहो। मैच से पहले अपनी ताकत बताने का कोई फायदा नहीं होता जब तक कि जो मैं बता रहा हूँ वह मेरी आखिरी चाल नहीं बल्कि दूसरी परत है। ग्रुप 37 शुरू। जैसे ही बोल्ट ने अपना पहला कदम बढ़ाया, स्टेज हिल गया। 110 किलोग्राम का शरीर आयरन स्किन रीइंफोर्समेंट की ग्रे चमक में लपेटा हुआ था। उसके हमले का दबाव एक छोटे ट्रक जैसा था। 12 मीटर्स। उसने यह 0.8 सेकंड्स में पूरा किया। उसका दाहिना मुट्ठी मेरे सीने से 2 मीटर्स दूर ताकत जमा करने लगा। उसकी मुट्ठी पर धातु की चमक गहरी ग्रे से चमकदार सिल्वर में बदल गई। 2 मीटर्स, 1 मीटर। मैंने अपनी दाहिनी इंडेक्स फिंगर उठाई। हवा में मौजूद नमी एक पल में बाहर निकल आई और एक रूप में बदल गई। एक पानी का कोड़ा जो अंगूठे जितना मोटा और लगभग 4 मीटर्स लंबा था, 0.3 सेकंड्स में बन गया। बोल्ट की मुट्ठी मुझसे आधा मीटर दूर थी। पानी का कोड़ा बिना आवाज के चला। पहले टकराने के 0.1 सेकंड बाद आवाज आई, क्योंकि कोड़े की रफ्तार आवाज की रफ्तार से ज्यादा थी। टकराने की जगह बोल्ट के सीने का बिल्कुल बीच, पूरा सीना नहीं। बोल्ट की आगे बढ़ने की ताकत टकराते ही उलटी हो गई। 110 किलोग्राम का शरीर बीच रास्ते में ही मुड़ गया और पीछे की तरफ उछल गया। जितनी तेजी से वह आया था उससे भी ज्यादा तेजी से। स्टेज के किनारे पर लगी दीवार एक बड़े इलास्टिक जाल की तरह चमक उठी और उसको पकड़ लिया। बोल्ट की पीठ दीवार से नीचे फिसल गई। उसके घुटने स्टेज से टकराए। दोनों हाथों से उसने फर्श को पकड़ा। वह पानी से निकली मछली की तरह हाँफ रहा था। हेड रेफरी ने गिनती शुरू की। 3। बोल्ट ने दांत पीसे। उसका दाहिना घुटना स्टेज से उठा। वह खड़ा हो रहा था, लेकिन उसके घुटने पूरे खुलने से पहले उसकी आंखों के सामने कुछ छोटा सा दिखा। एक पानी की बूंद उसके माथे के बीच से 3 cm दूर बिल्कुल ठीक खड़ी थी। बोल्ट रुक गया। वह बूंद को घूरने लगा। फिर उसने मुझे कुछ कहते हुए सुना, बहुत धीरे से, सिर्फ उसने सुना। वह डिनर जो तुमने वादा किया था, जगह चुनने का पूरा हक मेरा। बोल्ट ने 1 सेकंड तक बूंद को देखा, फिर वह पीछे गिर गया। उसके सर का पिछला हिस्सा धीमी आवाज के साथ फर्श से टकराया। वह बेहोश नहीं हुआ था, वह खुद ही लेट गया था। खिलाड़ी 5 सेकंड से ज्यादा नीचे है। खिलाड़ी 121। केल जीता। हेड रेफरी ने झंडा उठाया। अरीना में खामोशी छा गई। 28,000 लोग उस पल इतने शांत थे कि डोम के बीच की जगह से हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। बोल्ट के पहले कदम से लेकर पीछे उड़ने तक टोटल 1.8 सेकंड्स लगे। मैं हिला भी नहीं, न ही मैंने हथियार पकड़ा। एक इंडेक्स फिंगर, एक पानी का कोड़ा, एक वार, खत्म। खामोशी 3 सेकंड्स तक रही। फिर आवाज वापस आई। तालियां नहीं, बल्कि ऐसी आवाज जो तब आती है जब किसी को रोककर फिर से चलाया जाता है। पहले से दुगुनी आवाज। उसने कहा था वह सी रैंक का है। सी रैंक वाला एक कोड़े से बी रैंक वाले को हवा में उड़ा देता है। उस कोड़े की रफ्तार गलत थी। वह सुपरसोनिक थी, है ना? मेरी आंखों के सामने वाला पैनल पागल हो गया। एक एक एंट्री नहीं, बल्कि पूरी शीट्स में भर रहा था। AW पॉइंट्स +12 +8 +15 स्क्रीन भर गया। 3 सेकंड्स में नंबर 4,917 से बढ़कर अभी का AW भी 7,841 है। लगभग 3,000 पॉइंट्स एक ही चाल में, और अभी भी बढ़ रहा है। मैंने अपनी उंगली नीचे की और टाइड क्रेस्ट ट्राइडेंट उठाने के लिए झुका। स्टेज से उतरते हुए मैं बोल्ट के पास से गुजरा। वह अभी भी जमीन पर पड़ा था। वह अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था, हाथ सर के पीछे मोड़कर डोम की रोशनदान को घूर रहा था। बोल्ट, उसने अपनी आंखें घुमाकर मुझे देखा। तुम जल्दी गिर गए, तुम वापस खड़े हो सकते थे। बोल्ट 2 सेकंड तक शांत रहा। जाहिर है, उसने पूरी आवाज में कहा। तुम्हारी बूंद मेरे माथे के बिल्कुल सामने थी। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। खड़े होकर दूसरा वार खाऊं या नीचे ही पड़ा रहूं और परेशानी से बचूं। वह मुस्कुराया। लेकिन मैं अभी भी तुम्हें डिनर दूंगा। मैं अपनी बात का पक्का हूँ। तुम जगह चुनोगे। मैंने टाइड क्रेस्ट ट्राइडेंट उठाया और खिलाड़ियों के टनल की तरफ वापस चला गया। VIP सेक्शन के नीचे वाले कॉरिडोर से गुजरते हुए मैंने ऊपर नहीं देखा, लेकिन पैनल पर एक अलग से नोटिफिकेशन आया। आवाज में जज्बाती बदलाव, टाइप, दिलचस्पी, तेजी, कम, सभी पॉइंट्स +3, 0 से 3 तक। काइडन ने सिर्फ दिलचस्पी का जज्बाती जवाब दर्ज किया, लेकिन इस बात पर ध्यान दिया गया है। उस शाम जंगजो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर टॉप 10 ट्रेंडिंग टॉपिक्स में से 6 लीग से जुड़े थे। 3 मेरे बारे में थे। #F रैंक खिलाड़ी ने B रैंक को हराया। #स्प्लैशबॉय केल का असली रैंक क्या है। #बोल्ट के हार मानने का पल। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पोस्ट अवेकनर ऑनलाइन फोरम से थी। यूजर नेम एबिस स्पेक्टेटर। टाइटल, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। काइल के C रैंक वाटर फ्लो कंट्रोल की असली ताकत उसके पहले मैच में। मेन बात यह थी, काइल की दिखाई गई ताकत F रैंक से ज्यादा है, लेकिन उसकी अभी की परफॉर्मेंस को C++ और B++ के बीच में समझाया जा सकता है। ये नहीं कि केल बहुत खास है, बल्कि बोल्ट के बचाव में साफ कमियां थी। एक प्रोफेशनल एनालिसिस ने मेरी ताकत को ऐसी जगह रखा जो न ज्यादा ऊंची थी न ज्यादा नीची।
मैं अपने डॉर्म के बेड पर बैठा फोन स्क्रॉल कर रहा था। पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन का अंदाज बदलने लगा। कमेंट्स की लहर के बाद लहर आने लगी। उनका फॉर्मेट और शब्दों का इस्तेमाल लगभग एक जैसा था। बस सी रैंक वाटर फ्लो कंट्रोल। बोल्ट ने उसे कम समझा। यह लाइन 17 बार दिखी। एक असली ए रैंक टैलेंट के सामने यह लड़का तुरंत पकड़ा जाएगा। 13 बार। ये मत भूलो कि वह डिकॉय स्क्वाड से है। वह असली लड़ाई कैसे जीत सकता है। बोल्ट ने मैच छोड़ दिया। 9 बार। एक बॉट आर्मी, बड़े पैमाने पर। मैंने मुस्कुराते हुए अपना फोन नीचे रखा। लिन फैमिली का खेल बड़ा नहीं था, लेकिन उसका समय बिल्कुल सही था। पहले मैच के सबसे गर्म वक्त में नकारात्मक कमेंट्स की बारिश करना। मकसद, कहानी को कंट्रोल करना। हेडलाइन को एफ रैंक ने बी रैंक को एक ही चाल में हराया से हटाकर सी रैंक ने लापरवाह बी रैंक को मुश्किल से हराया की सुरक्षित जगह पर वापस लाना। क्यों? ताकि लोगों की मुझसे उम्मीदें कम हो जाएं। कम उम्मीदें मतलब जब मैं कभी गलती करूंगा तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। कम फर्क मतलब कम आवे, हैरानी मिलेगी। अभी का बैलेंस 16,440 है। एक ही दिन में लगभग 4 गुना हो गया। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो लिन फैमिली की मेहनत बेकार हो जाएगी। मैंने फिर से अपना फोन उठाया और एक प्राइवेट अकाउंट खोला जो आधे साल पहले बनाया था। 0 पोस्ट्स, 0 फॉलोअर्स। मैंने एक 30 सेकंड का छोटा वीडियो पोस्ट किया। बिल्कुल सिंपल। फोन का फ्रंट कैमरा मेरे चेहरे पर था। डॉम की लाइट ऊपर से तेज और सफेद थी। मैं कैमरा में बोला, हे सभी को, मैं केएल हूँ। आज मैंने अपना पहला लीग मैच बोल्ट के खिलाफ जीता। 1 सेकंड का रुकाव। ऑनलाइन लोग कह रहे हैं कि मैं सिर्फ सी रैंक का हूँ और बोल्ट इसलिए हारा क्योंकि उसने मुझे कम समझा। वह सही बात है। मैंने सर हिलाया। बोल्ट सीधा मेरी तरफ ही आया था। एनालिसिस गलत नहीं है। एक और रुकाव। लेकिन मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। किसी ने पूछा, आप ए रैंक या एस रैंक के विरोधी के खिलाफ क्या करते हैं? मैंने अपने दाहिने हाथ की तरफ देखा। मैंने अपनी इंडेक्स फिंगर कैमरा की तरफ उठाई। मुझे नहीं पता। मैंने अपना हाथ नीचे किया। 1 महीने पहले मैं एफ रैंक स्प्लैश था। अब मैं सी रैंक वाटर फ्लो कंट्रोल में बदल गया हूँ। यह एबिलिटी कितनी दूर तक जाएगी मुझे सच में नहीं पता। अंत में मैंने अपना सर थोड़ा सा झुकाया, बस थोड़ा सा। लेकिन अगर मेरा राउंड 2 का विरोधी यह देख रहा है, मेरा मुंह नहीं हिला, ये आंखें थी, कुछ शांत और पक्का, जिसे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं थी। वीडियो खत्म हो गया। मैंने उसे पोस्ट कर दिया। 3 घंटे बाद 1.4 से 2 मिलियन व्यूज। प्लेटफॉर्म के रिकमेंडेशन एल्गोरिदम ने 2 खास बातें पकड़ी। वीडियो का कंटेंट उस दिन के ट्रेंडिंग कीवर्ड से जुड़ा था। दूसरा, यूजर एंगेजमेंट डेटा बहुत ज्यादा था। कंप्लीशन रेट 99%, लाइक रेट 18.7%, कमेंट रेट 6.3%, शेयर रेट 11.2%। एल्गोरिदम इंसानी जज्बातों को नहीं समझता, वह डेटा पढ़ता है। कमेंट सेक्शन फोरम जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। टॉप कमेंट, मुझे नहीं पता क्यों। जब वह कहता है बुढ़ी मुझे नहीं पता कहता तो मुझे किसी तरह लगता है कि उसे सब कुछ पता है। दूसरा कमेंट, क्या किसी ने अंत में वह नजर देखी? मैंने इसे 3 बार देखा, बता नहीं सकता, बस बहुत शांत, ऐसी शांति जो सही नहीं लगती। तीसरा कमेंट, क्या बॉट आर्मी जो कह रही है कि वह सिर्फ सी रैंक का है, उनको कोई नया स्क्रिप्ट मिल सकता है? 10 से ज्यादा एक जैसी लाइंस देखो, शर्मनाक। बॉट आर्मी की पोस्ट्स दब गई थी। मैं अपने डॉम के बेड पर लेटा था, छत को घूर रहा था, फोन एक तरफ फेंका हुआ था। मेरी आंखों के ऊपर दाएं तरफ पैनल धीरे से रिफ्रेश हुआ। अभी का आवे बैलेंस 19,870। ये नंबर पिछले 3 घंटों में 3,400 से ज्यादा बढ़ गया। 1.4 मिलियन व्यूज। अगर हर 10 व्यूअर्स में से सिर्फ एक ने भी असली रिस्पॉन्स दिया तो सभी का योगदान इस नंबर को बढ़ाता रहा। राउंड 2 की मैच लिस्ट कल अनाउंस होगी। लगातार 2 जीत मुझे राउंड 3 में केडन के सामने खड़ा कर देगी। मैचेस के बीच 3 दिन का समय है। मैं 3 दिन में क्या कर सकता हूँ? पहले, सैल्वेज यार्ड जाकर उस ब्रॉन्ज पंप केसिंग पर ट्रांसम्यूटेशन करूंगा। दूसरा, टाइड क्रेस्ट ट्राइडेंट को C+ से 1 ग्रेड ऊपर ले जाऊंगा। तीसरा, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अंदर का अवेकनिंग कोर धीरे से चल रहा था। एक चाल दुनिया का सामना करने के लिए काफी नहीं है, मुझे एक दूसरा कार्ड चाहिए। स्किल ट्रांसम्यूटेशन लिस्ट अभी भी पैनल पर थी। ओशंस व्राथ, टाइड टेमिंग, खर्चा 6,000 पॉइंट्स। 12 आयरन क्लैड राइनोज अभी भी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में इंतजार कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा था कि मैं वापस आऊंगा। सेमीफाइनल के नियम जिस तरह अनाउंस किए गए वह नाटकीय थे। सभी शुरुआती राउंड्स खत्म होने के अगले दिन सुबह हेड जज खुद स्टेज पर आए उन्हें पढ़ने के लिए। मैंने एनवेलोप पर लगी वैक्स सील के बारे में कुछ देखा। उस पर बनी निशानी एक जैसी नहीं थी, जैसे उसे बंद किया गया हो, फिर खोला गया हो और फिर से बंद किया गया हो। सोच विचार के बाद ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने फैसला किया है कि सेमीफाइनल स्टेज में मल्टीप्लेयर सर्वाइवल मोड का इस्तेमाल होगा। अरीना में शोर थोड़ा और बढ़ गया। शुरुआती राउंड से आगे बढ़ने वाले 64 खिलाड़ियों को 2 ग्रुप्स में बांटा जाएगा। ग्रुप ए में 32, ग्रुप बी में 32। हर ग्रुप को एक नकली इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में रखा जाएगा। समय सीमा 2 घंटे। हर खिलाड़ी 3 सर्वाइवल टोकन्स के साथ शुरू करेगा। अगर कोई बेहोश हो जाता है या खुद से हार मान लेता है तो उसे जीतने वाले को एक टोकन देना होगा। 2 घंटे पूरे होने पर हर ग्रुप में सबसे ज्यादा टोकन्स वाले 16 खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे। नियम तो ठीक थे, परेशानी ग्रुपिंग में थी। स्क्रीन पर लिस्ट चलने लगी। ग्रुप ए के नाम एक एक करके दिखने लगे। ग्रुप ए में 32 लोग थे। 31 का लिन फैमिली से रिश्ता था। बचा हुआ एक मैं था। खिलाड़ियों के एरिया में लोग कानाफूसी करने लगे।
यह ग्रुप लगभग पूरा लिन फैमिली का कैसे है? रुको, उस ग्रुप में नंबर 7? जीक, क्या वह हेड जज का भतीजा नहीं है? वीआईपी सेक्शन में केडन ग्रुपिंग के नतीजे से खुश था, लेकिन उसकी खुशी बहुत कम थी। इतनी कम कि एक भी एडब्ल्यूई पॉइंट नहीं मिला, क्योंकि उसने शुरू से ही इस नतीजे की उम्मीद की थी। अभी का एडब्ल्यूई बैलेंस 22,150 काफी है। मैंने टाइड क्रश ट्राइडेंट के नुकीले हिस्से पर नजर डाली और मुस्कुराया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे कुछ मजेदार लगा। 31 लोग एक को घेरने के लिए, और लिन फैमिली को लगा कि यह काफी नहीं होगा, तो उन्होंने खुद बी रैंक्स को भी निकाल लिया। सोचो, सिम्युलेटेड इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट का एंट्रेंस एक मेटल का रास्ता था जो 3 मीटर चौड़ा था। अंत में यह 32 अलग अलग ट्रांसपोर्ट टनल्स में बांट जाता था, जो थ्योरी में रैंडम थे। लेकिन मैंने देखा कि मेरे टनल की अंदर की दीवार पर एनर्जी रेल की फ्रीक्वेंसी को हाथ से एडजस्ट किया गया था। मेरे गिरने की जगह रैंडम नहीं थी। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने पहले ही मेरी उतरने की जगह फील्ड के बीच में कहीं सेट कर दी थी, घेरने के लिए आसान। मैं टनल में गया, ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया, रोशनी बदली, जंगल। मैं एक जंगल की खुली जगह पर खड़ा था जो लगभग 30 मीटर चौड़ी थी। चारों तरफ ऊंचे प्रोजेक्टेड ब्रॉडलीफ पेड़ों से घिरा हुआ था। मेरी पोजीशन जैसा सोचा था, फील्ड के बीच वाले एरिया में थी। ग्रुप ए सर्वाइवल मोड काउंटडाउन 3 2 1 शुरू। मैंने स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी के बिल्कुल उल्टा किया। मैंने टाइड क्रस्ट ट्राइडेंट को खुली जगह के बीच में जमीन में गाड़ दिया और अपनी यूनिफॉर्म जैकेट उतार दी। मैंने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और एक बंद बैग निकाला। अंदर 3 टुकड़े मैरिनेटेड बीफ जर्की के थे। मैंने जर्की को एल्यूमिनियम फॉइल में लपेटा। फिर मैंने खुली जगह से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करना शुरू किया। मैंने पानी से आग जलाई, और सही कहूं तो हवा में पानी के मॉलिक्यूल्स को तेज रफ्तार से टकराकर उससे पैदा होने वाली गर्मी को एक जगह पर इकट्ठा करके 30 सेकंड्स बाद खुली जगह से मोटा धुआं उठने लगा। एक सीधा ग्रे सफेद धुएं का खंभा 20,000 स्क्वायर मीटर्स के सिमुलेटेड एनवायरनमेंट के ऊपर उठा, जो फील्ड के हर जगह से दिख रहा था। भीड़ का रिएक्शन तुरंत आया, एक शोर की लहर। ये क्या कर रहा है? आग जला रहा है, वह आग जला रहा है। मैच अभी शुरू हुआ है। 31 लोग उसकी तरफ आ रहे हैं और वह बीच की खुली जगह पर आग जलाकर गोश्त भून रहा है। होलोग्राफिक कैमरा सिस्टम क्लोजअप पर आया। स्क्रीन पर मैं आग के पास बैठा था, फॉइल में लपेटे जर्की को आग पर ध्यान से रख रहा था। आग की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, चेहरे पर भाव, गोश्त भूनने वाले। कमेंट्री बूथ में शोर मच गया। व्यूअर्स, क्या मैं ये सही देख रहा हूँ? खिलाड़ी 121 काइल ने सर्वाइवल मैच के पहले मिनट में फील्ड के बीच में आग जलाने का फैसला किया है। जेक, मुझे इसका एनालिसिस करने दो। क्या वह कोई हाई लेवल टैक्टिक इस्तेमाल कर रहा है जो मैं नहीं समझ पा रहा? मैं इसका एनालिसिस नहीं कर सकता। इस फील्ड में 12 साल, और यह पहली बार है जब मैंने किसी को लीग सर्वाइवल मैच में खाना भूनते हुए देखा है। मेरी आंखों के सामने वाला पैनल ऊपर जाने लगा। AWP 18, 27, 14, तेज और घना। लेकिन मैं पैनल नहीं देख रहा था, मैं सुन रहा था। जंगल से आवाजें चारों दिशाओं से इकट्ठी हो रही थी, पास आ रही थी। सबसे पास वाला ग्रुप नॉर्थ ईस्ट से 120 मीटर्स, 3 लोग। साउथ वेस्ट से 5 लोग तेज चल रहे थे, पहला वार करने के लिए उत्सुक। नॉर्थ से 7 लोग, चलने में सबसे ज्यादा सावधान, शायद मेन हमला करने वाली यूनिट। दूसरी दिशाओं से बिखरी हुई कदमों की आवाज आ रही थी। टोटल 26 लोग इस जगह पर इकट्ठे हो रहे थे। मैंने फॉइल पैकेट चेक किया, जर्की अभी तक पका नहीं था। फिर मैंने अपना सर उठाया और खुली जगह के चारों तरफ के पेड़ों की तरफ बोला, ठीक है, झुकना बंद करो। जंगल में कदमों की आवाज रुक गई। अंदर आते हुए देखना आसपास कोई सूखी लकड़ी है क्या? यहाँ की नमी अच्छी नहीं है, आग उतनी तेज नहीं है। 3 सेकंड्स की खामोशी, फिर साउथ वेस्ट की पेड़ों की लाइन से एक चिड़चिड़ी आवाज आई। ये क्या हो रहा है? उस दिशा से 5 लोग बाहर निकले। आगे एक फायर टाइप अवेकनर था, D रैंक का। उसके दोनों हाथ पहले ही आग में लिपटे थे। केल, नाटक बंद करो। फायर टाइप की आवाज उसकी आग से भी ज्यादा गर्म थी। तुम्हें लगता है कि चाल चलने से? उसने अपनी बात पूरी नहीं की, क्योंकि उसे जर्की की खुशबू आई। हवा मेरी दिशा से चल रही थी, सोया सॉस, काली मिर्च और लहसुन की हल्की खुशबू। 5 नौजवानों के नाक पर एक सही वार, जिन्होंने प्रेप एरिया के बाद से कुछ नहीं खाया था। फायर टाइप अवेकनर की आग 1 इंच कम हो गई, जानबूझकर नहीं, वह भटक गया था। मैं आग के पास झुका। मैंने एक टहनी का इस्तेमाल करके फॉइल से एक पका हुआ जर्की का टुकड़ा निकाला, उस पर फूंक मारी, एक बाइट ली, 2 बार चबाया। ठीक है, थोड़ा नमकीन है। मैंने दूसरे 2 पैकेट्स आग से उठाए। कुछ चाहिए? उन 5 ने एक दूसरे को देखा। वह हमें खाने के लिए बुला रहा है। इसमें मत फंसो, ये एक माइंड गेम है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। वीआईपी बूथ में केडन का वाइन ग्लास नहीं हिला। पहली बार उसने स्क्रीन पर उस आदमी को घूरा जो आग के पास बैठा जर्की चबा रहा था। उसका सहायक उसके पास धीरे से बोला, यंग मास्टर, क्या हम उन्हें अंदर आने का इशारा दें? केडन ने जवाब नहीं दिया। वह एक सवाल पर सोच रहा था। मैं असल में क्या कर रहा हूँ? एक आदमी जो 30 से ज्यादा विरोधियों से घिरने वाला है, वह जानबूझकर अपनी जगह बता रहा है और सबको अंदर बुला रहा है। इस हरकत की सिर्फ 2 वजह हो सकती हैं, या तो बेवकूफ है या इतना कॉन्फिडेंट है कि 30 से ज्यादा लोगों का एक साथ सामना कर सकता है। गेडन के दाहिने हाथ की उंगलियां एक सेकंड के लिए तलवार की म्यान पर रुक गई।
वह एक तीसरी वजह चुनता है। वह चाहता है कि सब एक जगह इकट्ठे हो जाएं ताकि उसे सिर्फ एक बार लड़ना पड़े। जब मैं अपनी जर्की का तीसरा टुकड़ा निगल रहा था तभी हमलों की पहली लहर आई। साउथ वेस्ट से 5 लोग पहली चाल चलते हैं। एक कटोरी जितना बड़ा आग का गोला 30 मीटर दूर से तेजी से आता है। उसी वक्त नॉर्थ ईस्ट से 3 लोगों का ग्रुप आता है। जमीन के नीचे से घुटने तक ऊंचे मिट्टी के कांटे निकलते हैं, मैदान के बीच की तरफ आगे बढ़ते हुए। नॉर्थ से 7 लोगों का ग्रुप पेड़ों की छत से नीचे की तरफ पौधों की बेलें भेजता है। आग का गोला, मिट्टी के कांटे, बेलें, 2 धातु के फेंकने वाले ब्लेड, 5 तरह के हमले एक साथ 3 दिशाओं से मैदान के बीच को घेर लेते हैं। मैं जल्दी से खड़ा होता हूँ पर बचने की कोशिश नहीं करता। मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे कमेंटेटर अपना माइक्रोफोन निगलते निगलते रह जाता है। मैंने अपनी आधी खाई हुई जर्की को दांतों में दबा लिया। दोनों हाथों से मैंने जमीन पर फैली यूनिफॉर्म जैकेट उठाई और बचे हुए 2 फॉइल पैकेट्स उसके अंदर बंद कर दिए। फिर मैंने आराम से जैकेट को 5 मीटर दूर एक मजबूत पेड़ के ठूंठ के पीछे फेंक दिया। फिर मैंने टाइड क्रेस्ट ट्राइडेंट को जमीन से निकाला। आग का गोला आता है 2 मीटर से भी कम दूर। मैं अपना सीधा हाथ उठाता हूँ, उंगली नहीं, पूरी हथेली। कोई पानी का कोड़ा नहीं बनता, बल्कि मैदान के ऊपर 30 मीटर की ऊंचाई तक हर पानी का कण 0.2 सेकंड में एक साथ घूमने लगता है। एक पतली पानी की झिल्ली में फैल जाता है, एक पर्दा जो सिर्फ 0.3 मिलीमीटर मोटा है। आग का गोला पानी के पर्दे से टकराता है, कोई धमाका नहीं होता। ज्यादा गर्मी वाली जगह पर झिल्ली तुरंत भाप बन जाती है। फैलने की ताकत आग के गोले की दिशा बदल देती है, 15 डिग्री तक मुड़ जाता है। आग का गोला मेरे बाएं कंधे को छूता हुआ निकल जाता है और मेरे पीछे पड़े सूखे ठूंठ से टकराता है। मिट्टी के कांटे मेरे पैरों तक पहुंचते हैं। मैं हिलता हूँ, एक कदम बाएं, कांटों की पहली कतार से बचकर। शरीर 30 सेंटीमीटर नीचे होता है। दूसरी कतार मेरे दाएं पैर के ऊपर से छूती है। मैं आधा कदम पीछे हटता हूँ। तीसरी कतार मेरे पैरों की उंगलियों से 2 सेंटीमीटर आगे जमीन से निकल आती है। मेरे पैरों की यह सही चाल मेरी आंखों से नहीं आती, यह मेरे पैरों के तलवों से आती है। पानी की शक्तियों का एक ऐसा इस्तेमाल जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। चीजों के बीच की खाली जगह में पानी के कणों के बदलाव को महसूस करके मैं जमीन के नीचे चल रही हर चीज का तुरंत एक हीट मैप बना सकता हूँ। मेरे कदम जरा भी नहीं रुकते, हर कदम कांटों के बीच की सुरक्षित जगह पर पड़ता है। पौधे की बेल ऊपर से नीचे गिरती है। टाइड क्रेस्ट ट्राइडेंट एक छाप बनाता हुआ घूमता है। उसके 3 नुकीले हिस्से बेल को काटते नहीं, बल्कि उसे अपनी 3 नोकों से पकड़ लेते हैं और उसे 1 मीटर बाहर की तरफ उसकी बढ़ने की दिशा के उल्टा घुमाते हैं, जैसे एक टावल निचोड़ते हैं। बेल की बनावट टूट जाती है, बेल उसी जगह पर टूट जाती है। पहले आग के गोले के गिरने से लेकर बेल के टूटने तक कुल 4 सेकंड लगे। मैं अभी भी उसी जगह पर हूँ, कुल 2 मीटर से कम हिला हूँ। जर्की अभी भी मेरे दांतों में दबी है। पूरा अरीना एक पल के लिए शांत हो जाता है। वह हिला भी नहीं। कमेंटेटर की आवाज वापस आती है, लेकिन थोड़ी मुश्किल से। उसने पलटकर हमला भी नहीं किया। 3 बिल्कुल अलग अलग तरीके से जवाब दिया, 4 सेकंड के अंदर। यह सी रैंक वाले की फैसला लेने की रफ्तार नहीं हो सकती। मेरी आंखों के सामने पैनल भर जाता है, सभी पॉइंट्स +45 +22 +61। बड़े डिपॉजिट शुरू हो गए हैं, लेकिन मेरे पास नंबर्स देखने का वक्त नहीं है। दूसरी लहर आ गई है। नॉर्थ से 7 लोगों का ग्रुप पेड़ों को तोड़कर आगे बढ़ता है। 2 मेटल टाइप अवेकनर्स आगे ढाल बनकर खड़े हैं। बीच की कतार में 3 दूर से हमला करने वाले, पीछे 2 मदद करने वाले। बचे हुए 16 लोग बाकी सब दिशाओं से निकलते हैं। 28 लोग हर तरफ से घेर लेते हैं। 28 एक साथ हमला करते हैं। आग के गोले, हवा के ब्लेड, मिट्टी के कांटे, धातु के फेंकने वाले ब्लेड, बेलें, बर्फ के टुकड़े, कम से कम 7 अलग अलग तरह की शक्तियां 360 डिग्री से मैदान के बीच पर हमला करते हुए। घनत्व इतना ज्यादा है कि प्रोजेक्टेड कैनोपी के लिए डेटा दिखाने वाला सिस्टम थोड़ी देर के लिए ओवरलोड हो जाता है। कमेंटेटर की आवाज फट जाती है। 28 एक साथ हमले, पूरी 360 डिग्री की घेराबंदी। काइल बीच में है। उसका अगला शब्द उसके गले में अटक जाता है, क्योंकि मैं वहां नहीं हूं। टेलीपोर्टेशन नहीं, बल्कि चलने की ऐसी रफ्तार जो होलोग्राफिक कैमरा सिस्टम की फ्रेम रेट से भी ज्यादा है। 28 हमले मैदान के बीच में इकट्ठे होते हैं। धमाका। सायोनिक बफर एक्टिवेट हो जाता है। एलॉय की जमीन 6 मीटर चौड़े गड्ढे में फट जाती है। हवा में धुआं और धूल भर जाती है। बीच में कोई नहीं है, सिर्फ एक जली हुई भूरे नीले रंग की यूनिफॉर्म जैकेट। मैंने उसे हमला करने से 1 सेकंड पहले ठूंठ के पीछे से वापस फेंक दिया था। धोखा। स्टैंड्स में कोई चीखता है, कोई कराहता है, कोई हंस हंस कर दोहरा हो जाता है। पैनल पर नंबर्स ऐसी रफ्तार से चलने लगते हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। पॉइंट्स +88 +70 +156। लेकिन मेरे पास देखने का वक्त नहीं है। मेरी आवाज हवा में 7 या 8 मीटर ऊपर से आती है। मैं एक मजबूत स्ट्रक्चरल बीम पर खड़ा हूं जहां सिमुलेटेड एनवायरनमेंट का डोम का ढांचा दिख रहा है। टाइड क्रेस्ट ट्राइडेंट मेरे कंधे पर रखा है। मैं नीचे गड्ढे में 28 लोगों को देखता हूँ। आग की रोशनी मेरे चेहरे को नीचे से रोशन करती है। मैं बोलता हूँ, जैसे कोई ग्रुप प्रोजेक्ट की जांच कर रहा हो। तुम्हारी कोऑर्डिनेशन में कमी है। 28 लोगों ने एक को निशाना बनाया, 12 निशाने चूक गए। सबसे बुरा निशाना 9 मीटर दूर गया। तुम वहां। मैं एक डी रैंक फायर टाइप को देखता हूँ। अपनी बाहों को और लंबा करने पर काम करो।
30 मीटर पर एक फिक्स्ड निशाना, 2 मीटर से ज्यादा की चूक के साथ तुम फील्ड एथलेटिक्स के फेंकने वाले इवेंट का पहला राउंड भी पास नहीं कर पाओगे। भीड़ से ऐसी आवाज निकलती है जिसे किसी कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, न हंसी न चीखना। एक ऐसी बेकाबू घोड़े जैसी आवाज जो तब निकलती है जब कोई तुम्हारा सर दबाकर तुम्हें ऐसी अजीब और जोश भरी कला देखने पर मजबूर करे। बैटिंग पूल्स 30 सेकंड पहले ही खत्म हो गए थे। सिस्टम में गलती आ रही है। वीआईपी बूथ में केडन का शराब का ग्लास उसके होंठों पर रुका हुआ है। शराब हिलती नहीं है। उसका सहायक पहली बार बिना इशारे का इंतजार किए बोलता है, यंग मास्टर चुप रहो। केडन स्क्रीन पर घूरता है, उस शख्स को जो बीम पर खड़ा है। पैनल को एक फ्लैग नोटिफिकेशन मिलता है। केडन में जज्बाती बदलाव देखा गया। टाइप, गौर से देखने वाली चौकन्ना, तीव्रता मीडियम हाई, AW पॉइंट्स प्लस 18 पॉइंट्स 3 से 18। चींटी ने शेर का पूरा ध्यान खींच लिया है। बीम पर मैं अपनी नजर वापस खींचता हूँ। मैं नीचे 28 लोगों पर अपनी नजर घुमाता हूँ। मेरी नजर आखिर में पीछे खड़े एक शख्स पर रुकती है। एक C रैंक का कॉम्पिटिटर, हाथ जेबों में डाले, जिसने एक भी हरकत नहीं की है। वह शख्स भी मुझे देख रहा है, चेहरे पर कोई भाव नहीं। हम 7 या 8 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेकंड तक आंखों में आंखें डाले रहते हैं। मैं टाइट क्रेस्ट ट्राइडेंट को अपने कंधे से नीचे करता हूँ, उसके नुकीले हिस्से नीचे की तरफ, और उसे बीम की धातु वाली सतह में गाड़ देता हूँ। इस सर्वाइवल मैच का पहला राउंड खत्म होता है। 28 लोगों ने हमला किया, 0 निशाने लगे। मैंने एक बार भी पलटकर हमला नहीं किया, लेकिन मैच को अभी सिर्फ 4 मिनट हुए हैं और अभी भी जर्की के 2 पैकेट्स बचे हैं।